राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा ग्रुप डी खातर गजब की क्लास होगी, जुड़े रहिए अगला लगभग 1 डेढ़ घंटे तक। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसने झज्जर में रिफाए आम सोसाइटी का गठन किया था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग थे? ये एचएसएससी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। बहुत गजब के सारे प्रश्न आज आपको देखने को मिलेंगे। पंडित श्री राम शर्मा, जिसके बारे में मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूं, हरियाणा प्रदेश के तीनों लाल जिनके निधन के ऊपर इकट्ठे हुए थे, इन्होंने किताब लिखी थी हरियाणा का नवरत्न। ठीक है, हरियाणा का नवरत्न नामक किताब लिखी थी इन्होंने। इसके अलावा हरियाणा का इतिहास नामक किताब भी इन्हीं के द्वारा लिखने का काम किया गया था। समाचार पत्र इन्होंने कौन सा निकाला था? फटाफट कमेंट करके बताओ कि श्री राम शर्मा का समाचार पत्र कौन सा था। दीनदयाल शर्मा, जिन्होंने जो था हरियाणा प्रदेश का जो सबसे पहला समाचार पत्र जैन समाचार पत्र जो था जैन प्रकाश, उसी समय 1884-85 के अंदर दीनदयाल शर्मा के द्वारा भी झज्जर जिले से एक समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम क्या था? हरियाणा झज्जर समाचार पत्र इन्होंने निकालने का काम किया था। ठीक है, हरियाणा झज्जर नामक समाचार पत्र ही इन्होंने निकाला था उसी टाइम पे। श्री राम शर्मा के अखबार का नाम बताओ? बिल्कुल सही है, सनी लंबा। हरियाणा तिलक नामक अखबार जो था इन्होंने साप्ताहिक अखबार निकालने का काम किया था। कब किया था? 1923 के अंदर ये अखबार निकालने का काम किया था। ठीक है, हरिशंकर तिवारी और बृजलाल शर्मा ये वैसे दिए गए। तो रिफाई आम सोसाइटी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो फटाफट बताने का काम करिए। तो एक तो इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी दीनदयाल ने, एक तो मथुरा नामक पत्रिका हुआ करती थी, मथुरा मथुरा। और एक और पत्रिका निकाली थी इन्होंने, पत्रिका का नाम क्या है? रिफाई आम। रिफाई आम और जो है मथुरा नामक पत्रिका जो है, रिफाई आम और मथुरा नामक पत्रिका इन्हीं के द्वारा जो है निकालने का काम किया गया है। पीडीएफ जो है जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको दे दूंगा, आज दे दूंगा। ये देखो, ये आज ले आया हूं, पेन ड्राइव यह है। क्लास के तुरंत बाद जो है पिछली सारी पीडीएफ पेन ड्राइव में डाल के आपने कन्वर्ट करके दे दूंगा। आज ला दिए, इस पर 250 रुपये खर्चा कर दिया पूरा। ठीक है, तो भाई हरियाणा का नवरत्न, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा तिलक नामक जो है तीनों चीज इनकी है। हरियाणा झज्जर अखबार निकाला था, मथुरा निकाला था। इसके अलावा जो है रिफाई आम और मथुरा, ये दोनों उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ करते थे। ज्ञानोदय समाचार पत्र कब निकला था? फटाफट बताओ शाबाश। ज्ञानोदय समाचार पत्र कब निकला था और कहां से निकलता था? ज्ञानोदय समाचार पत्र, बहुत बढ़िया शाबाश। एक ज्योतिष नामक समाचार पत्र हुआ करता था जो एचएसएससी ने 2 बार पूछा है। ज्योतिष नामक समाचार पत्र कहां से निकलता था? इसके अलावा एक भक्ति नामक समाचार पत्र भी एचएससी के द्वारा पूछा गया, भक्ति। ठीक है, हरियाणा केसरी नामक पत्रिका, हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे बनारसी दास गुप्ता, जिनका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के मानेडू गांव के अंदर हुआ था। उन्होंने पंचायती राज क्यों और कैसे और हरियाणा तिलक नामक पत्रिका 1954 से 58 के बीच में निकालने का काम वो किया करते थे। तो फटाफट बताइए शाबाश। ज्ञानोदय नामक समाचार पत्र जो है हरियाणा प्रदेश में कहां से निकलता था? तो हरियाणा के हिसार से जो था ज्ञानोदय नामक समाचार पत्र साल 1907 के अंदर निकलता था। ज्योतिष नामक समाचार पत्र हरियाणा के रेवाड़ी जिले से निकलता था। भक्ति नामक समाचार पत्र भी हरियाणा के रेवाड़ी जिले से निकलता था। ठीक है, ज्योतिष नामक समाचार पत्र जो है रमेश कौशिक निकालने का काम करते थे और रमेश कौशिक के द्वारा ज्योतिष नामक समाचार पत्र निकाला था। भक्ति नामक समाचार पत्र भी सूरदेवी के द्वारा निकाला जाता था, सूरदेवी, और कड़ता निकाला था तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से भक्ति नामक समाचार पत्र निकला करता। ठीक है, ज्योतिष रेवाड़ी से रमेश कौशिक के सानिध्य के अंदर निकलता था। ज्ञानोदय 1907 के अंदर हरियाणा के हिसार जिले से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये जो रिफाई आम सोसाइटी और मथुरा, इनके संपादक कौन थे? तो आप कह सकते हैं पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा निकालने का काम किया गया था। हरियाणा का इतिहास, नवरत्न और हरियाणा तिलक किसके हैं? पंडित श्री राम शर्मा के हैं, पंडित दीनदयाल शर्मा। हरियाणा झज्जर नामक अखबार निकाला, मथुरा और रिफायाम जैसी 2 उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जो था देने का काम इनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हिमालय और मैदानों के बीच में योजक हैं? पहाड़ियों का जिक्र पूछ रखा है कि कौन सी। नेहा रानी, मैं इसके ऊपर काम करूंगा, देख लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, कौन सी पहाड़ियां जो है हिमालय और मैदानों के बीच में योजक हैं? और ये हरियाणा ग्रुप डी 2018 की भर्ती के अंदर पूछा गया प्रश्न था। ऑप्शन ए क्या है? टिपरा की पहाड़ियां, नंबर 2 है मोरनी की पहाड़ियां, नंबर 3 अरावली की पहाड़ियां, नंबर 4 क्या है? हरियाणा के अंबाला जिले की पहाड़ियां। तो फटाफट बताने का काम करिए। टिपरा की पहाड़ियों का सबसे पहले जिक्र है। तो टिपरा जो है या मोरनी हिल कह लीजिए आप, ये जो है किसका हिस्सा है? तो सबको पता है किसका हिस्सा, कौन सी पहाड़ियों का हिस्सा है? ये शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा। किसका है? शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा। हिमालय पर्वत श्रेणी जो बाह्य हिमालय जो है, बाह्य हिमालय का हिस्सा। ठीक है, ये जो टिपरा श्रेणी जो है काम क्या करती है? टिपरा श्रेणी
और मोरनी की पहाड़ी, इन दोनों के बीच में एक नदी सीमा रेखा बनाने का काम करती है। यानी टिपरा और मोरनी इन दोनों पहाड़ियों को अलग करने का काम कौन सी नदी करती है? 5 बार एचएसएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जा चुका है। गग्गर नदी है। कौन सी नदी है वो? गग्गर नदी है, जो टिपरा और मोरनी की पहाड़ी दोनों को क्या करती है? अलग करने का काम करती है। ठीक है, टिपरा और मोरनी को अलग करने का काम कौन सी पहाड़ी करती है? तो आपने याद रखना है गग्गर नदी करने का काम करती है। यही एक प्रश्न टिपरा का बार बार पूछा जाता है। अगला क्या है? मोरनी की पहाड़ियां। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कड़ा है मोरनी की पहाड़ियों के अंदर। ठीक है, एकमात्र हिल स्टेशन हरियाणा का कड़ा है, तो वो याद रखना अपने मोरनी की पहाड़ियों के अंदर एकमात्र हिल स्टेशन है। करो जो है मोरनी की सबने बेरा ऊंची चोटी है, 15-14 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली। पथरीली मिट्टी जो है मोरनी की पहाड़ियों के अंदर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली मिट्टी मोरनी की पहाड़ियों के ऊपर पाई जाती है। एक प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न क्या पूछा गया था कि प्रश्न ये था कि जो शिवालिक जो है, शिवालिक के निचले इलाके में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो अपन याद रखना, शिवालिक के निचले इलाके के अंदर मोरनी की पहाड़ी ही पाई जाती है। ठीक है, शिवालिक के निचले इलाके के अंदर कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो आपने याद रखना शिवालिक के निचले हिस्से के अंदर जो है कौन सी पहाड़ियां हैं? तो आपने याद रखना है ये मोरनी की पहाड़ी है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है, एचएसएससी में 2-3 बार पूछ लिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नदी नाले और पहाड़ों का निर्माण किस काल के दौरान हुआ था? तो आपने याद रखना है केनेजाइक काल के अंदर। ठीक है, नदी नाले और पहाड़ जो हैं उनका निर्माण जो था किस काल के दौरान हुआ था? तो आपने याद रखना केनेजाइक काल के दौरान जो हरियाणा प्रदेश के अंदर नदी नाले और पहाड़ जो हैं इनका निर्माण किस काल में हुआ था? केनेजाइक काल के अंदर हुआ था। अगर हम बात करते हैं शिवालिक श्रेणी की बात करते हैं, तो शिवालिक की श्रेणी जो है मुख्य रूप से हरियाणा के 3 जिलों के अंदर शिवालिक है। तो 3 जिले कौन से है? पीकेएल पंचकुला है, इसके अलावा अंबाला जिले के अंदर है, और इसके अलावा यमुनानगर जिले के अंदर क्या है? शिवालिक का विस्तार। हरियाणा के कौन से 3 जो उत्तरी राज्य जो है कितने कितने परसेंट है इनके अंदर? कोई परसेंटेज बताएगा? सबसे ज्यादा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। शिवालिक की पहाड़ी जो है सर्वाधिक विस्तार हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? पंचकुला जो है, पंचकुला के अंदर लगभग 45% जो है इसका विस्तार है। अंबाला के अंदर 0.2% इसका विस्तार है, और यमुनानगर के अंदर जो है 9% शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, शिवालिक का यहां पर जिक्र हो रहा है। पंचकुला में सर्वाधिक 45%, अंबाला के अंदर 0.2%, और यमुनानगर के अंदर कितना है? 9% जो है टोटल शिवालिक का जो है हिस्सा है यमुनानगर के अंदर। ये प्रतिशत भी आप याद रख सकते हो। कुल कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर शिवालिक का अक्षय मतलब कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर शिवालिक का विस्तार है? तो आपने याद रखना है 35-14 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है टोटल हरियाणा में क्या है? शिवालिक की पहाड़ी जो है, शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके द्वारा भाई, इसके अलावा जो शिवालिक की पहाड़ियां जो है यहां से जो नदियां निकलती है, खासतौर पर हमारी गग्गर नदी कह लीजिए आप, सरस्वती नदी कह लीजिए आप, टांगरी नदी आप कह लीजिए, ये नदियों का उद्गम स्थल जो है इन्हीं पहाड़ियों से होकर के नीचे जब आता है, तो एक चीज है यहाँ पर जो नाली जो छोटे छोटे नाले जो हैं, और वो क्या करते हैं? गहरे गड्ढे बनाते हैं, और गड्ढों को जो है गिरिपदीय मैदान में उस भाषा के अंदर उनको क्या कहा जाता है? बहुत बार हम जिक्र कर चुके हैं, उनको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? चो कहा जाता है, चो। अगला ऑप्शन देखिए क्या है? अरावली की पहाड़ियां। सबको पता है अरावली की पहाड़ियां जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है विश्व की। इनका सबसे ऊंचा शिखर का नाम कौन सा है? तो याद रखना गुरु शिखर जो है सबसे ऊंचा है, माउंट आबू के अंदर पड़ता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो डोसी की पहाड़ी 652 मीटर ऊंचाई के ऊपर है, जो महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर गांव के अंदर है, नारनौल के बिल्कुल पास में है। ठीक है, कुलताजपुर गांव के अंदर सबसे ऊंचा वो है। एक प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां जो है उनका आकार कैसा है? अरावली की पहाड़ियों का आकार कैसा है ये पूछा गया था। यानी किस तरह की अरावली की पहाड़ी हरियाणा प्रदेश के अंदर पाई जाती है? तो 3 चीजें आपने लिखनी है, नगन, कठोर और गोलाकार। नगन, कठोर और गोलाकार अरावली की पहाड़ियां जो है हरियाणा के अंदर, लिख देता हूं, तीन वो है विशेषता कह लीजिए आप, नगन, कठोर और तीसरी कौन सी है? गोलाकार। ठीक है, नगन, कठोर और गोलाकार आकृति के अंदर जो है कौन सी पहाड़ी हरियाणा प्रदेश के अंदर पाई जाती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? शिवालिक के अंदर जो अरावली की पहाड़ियां जो हैं किस किस के अंदर हैं? ये आपने याद रखना है, नगन, कठोर और गोलाकार आकृति के अंदर। इसके बाद फिर जिक्र आओ कि भाई ये जो यह पहाड़ी जो है अरावली की पहाड़ी, इसका हरियाणा प्रदेश के अंदर कहां कहां पर विस्तार है? तो जो दक्षिण हरियाणा कह लीजिए, दक्षिण पश्चिम हरियाणा कह लीजिए, राजस्थान से सटे हुए जो हरियाणा प्रदेश के राज्य जिले हैं, जैसे भिवानी के अंदर है शिवालिक का विस्तार है, आपका महेंद्रगढ़ के अंदर शिवालिक का विस्तार है, रेवाड़ी के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है, पलवल के अंदर है। तो इन जिलों के अंदर किसका विस्तार है? तो आपने याद रखना इन जिलों के अंदर विस्तार है
अरावली की पहाड़ी का। अच्छा, अरावली की एक पहाड़ी है जिसका नाम है कपूरी की पहाड़ी। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि कपूरी की पहाड़ी हरियाणा के कौन से जिलों के अंदर है। कपूरी की पहाड़ी। एक है राजक की पहाड़ी, राजक। राजक की पहाड़ी का विस्तार हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। जैसे भिवानी है ना, भिवानी के अंदर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। भिवानी के अंदर डाडम की पहाड़ी है, तोसाम की पहाड़ी है, देवसर की पहाड़ी है। ये सारी की सारी जो है अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। भिवानी, तोसाम, डाडम और देवसर। राजक, राजक और कपूरी दोनों फटाफट बताने का काम करिएगा। राजक, राजक जो है गुड़गांव और मेवात के अंदर पाई जाती है। जी लिख दिया और मेवात लिख दिया। राजक की पहाड़ी। कोटला की पहाड़ियां कहां पाई जाती है, तो याद रखना कोटला। कोटला चंदेल संगीला झील का नाम भी है। तो ये कोटला की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं, मेवात के अंदर पाई जाती हैं। और कपूरी की पहाड़ी जो है चरखी दादरी के अंदर है। कहां पर है कपूरी की पहाड़ियां जो है हरियाणा के अंदर, कहां पर है, चरखी दादरी के अंदर है। महेंद्रगढ़ नारनौल तक इनका थोड़ा मोटा विस्तार बताया गया है। तो प्रश्न क्या था कि कौन सी पहाड़ियां हिमालय के मैदानों के बीच में, हिमालय और मैदानों के बीच में योजक का काम करती है। यानी नो पूछ रखा भाई, हिमालय का पहाड़ है और जो हरियाणा का समतल मैदान है उसके बीच में क्या हुआ है, उसके बीच में, तो उसके बीच के अंदर कौन सी पहाड़ियां आती है, तो आपने याद रखना मोरनी की पहाड़ियां आती है। ठीक है, समझ गया मेरी बात। यानी हिमालय और मैदानों के बीच को जोड़ने का काम कौन सी पहाड़ियां करती है, तो आपने याद रखना मोरनी की पहाड़ी करती है। मोरनी और टिपरा की पहाड़ियों को अलग करने का काम कौन सी नदी करती है, घग्गर नदी इनको अलग करने का काम करती है। शिवालिक श्रेणी का अगर मैं जिक्र करूं तो शिवालिक का सबसे ज्यादा विस्तार हरियाणा के पंचकुला जिले में 45% है, अंबाला में 0.2% है, यमुनानगर के अंदर शिवालिक का विस्तार कितना है, तो 9% है। ठीक है, टिपरा की पहाड़ी शिवालिक का हिस्सा है। मोरनी हिल जो है एकमात्र हिल स्टेशन है, करो सबसे ऊंची चोटी है, 15-14 इसकी ऊंचाई है, 15-14 मीटर, पथरीली मिट्टी पाई जाती है। शिवालिक के निचले हिस्से के अंदर जो है कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, तो मोरनी की पहाड़ी पाई जाती है। हरियाणा में नदी नाले पहाड़ जो है इनका विस्तार पूछ ले तो किस काल में हुआ था, कैनेजाइक काल में हुआ था। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। गुरु शिखर जो है माउंट आबू में सबसे ऊंचा है। हरियाणा में कुलताजपुर गांव के अंदर डोसी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। इनकी विशेषता क्या है, नगन है, कठोर है, गोलाकार है। भिवानी के अंदर डाडम, तोसाम और देवसर की पहाड़ी है। राजक की पहाड़ी गुड़गांव और मेवात के अंदर है। कोटला की पहाड़ी मेवात के अंदर है। और कपूरी की पहाड़ी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, दादरी के अंदर जो है कपूरी की पहाड़ी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बलुई दोमट वह दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन सी मिट्टी होती है। प्रश्न उड़ता कहते सोचते हैं मास्टर हूं, पागल बनाने लग रहा है। एक एक चीज आपको डिटेल में बताने का काम करता हूं। बताइए बस, बस पेपर आया होगा लगता है, इतने सीरियस क्या हो रहे हो सर जी, ज्यादा अरे गणा सीरियस ना हुआ है। पाछा ऐसा आराम हुई थी एक लुगाई सिविल हॉस्पिटल में, 2 छोरी हो क्या पेंडा छुटा था उसका, तेरे का लिए काम हो गया। तो सीरियस का के क्या है, मजाक में राम तब मस्ती में पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड कम करने की कोशिश करता हूँ। राम राम भाई सभी को, राम राम। पीडीएफ के लिए पेन ड्राइव आज ले आया हूँ, आपको मिल जाएगी, चिंता ना करो भाई। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं पीडीएफ की। ठीक है, देखो भाई, ओहो देखो, हरियाणा के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है, बहुत बड़े भूगोलविद है हरियाणा प्रदेश के, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर जसबीर। और डॉक्टर जसबीर ने बता दो हरियाणा की माटी यानी कितने भाग में बांटने का काम करते हैं। यानी डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा की मिट्टी, ये लबे लिख दिया नाम, डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा प्रदेश की मिट्टी को कितने भागों में बांटने का काम किया है, यह बात मैंने बता दो फटाफट। 8 लिख रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश नीलम, सही उत्तर है आपका, 8 लिख रहे हैं, सही उत्तर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत उत्तर है 8। डॉक्टर जसबीर के द्वारा हरियाणा प्रदेश की मिट्टी को 6 भागों में बांटने का काम किया है। कितने भागों में बांटा है, 6 भागों के अंदर बांटने का काम किया डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा प्रदेश की मिट्टी। सबसे पहले अति हल्की मिट्टी, अति का मतलब आप हरियाणवी में के जमा, जमा हल्का आदमी कौन कहता है, जमा हल्का आदमी है, तो वह बात है, जमा हल्की मिट्टी है। समझ में आ गया कि है जमा हल्की मिट्टी है। देखो या जो मिट्टी जो है इसमें क्या हुआ, बालुका प्रधान, बालुका की प्रधानता होती है। ठीक है, बालुका की प्रधानता, चूने का इसके अंदर अंश होता है। ठीक है, चूने का अंश होता है, बालुका की प्रधानता होती है इस मिट्टी के अंदर। ठीक है, चूने का अंश होता है, बालुका की प्रधानता होती है, किसके अंदर है, अति अड़की मिट्टी का जिक्र हो रहा है। ठीक है, 2 बात याद रखनी, अति अड़की मिट्टी की क्या रखनी है, चूने की इसके अंदर प्रधानता है, बालुका, बालुका समझो आपके वो है, यानी जो बालू रेता आप जिसने कहते हैं। ठीक है, बालू रेता, बात समझ में आएगी। या जो मिट्टी जो हकड़ा पाई जाओ है, जो हमारा हरियाणा का राजस्थान से जो टचिंग एरिया जो है,
जैसे सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, आपका भिवानी है, आपका महेंद्रगढ़ है, ठीक है। उरे लिखती हूं, सिरसा, सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, इन जिलों के अंदर जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अत्यंत हल्की मिट्टी। इस मिट्टी की विशेषता क्या है, कि नुकसान है इस मिट्टी का? पहली चीज तो इसके अंदर जो है इस मिट्टी की विशेषता पूछी है। इसमें एक तो चीज याद रखनी, वायु अपर्दन होता है, वनस्पति तत्वों का अभाव होता है। प्रश्न आवड़े हैं सारे कि हरियाणा की किस मिट्टी में वनस्पति तत्वों का अभाव है? वनस्पति तत्वों का अभाव। इसमें कौन सी के फसल ज्यादा हुआ? तो जो मोटे अनाज जो है, मोटे अनाज, मोटे अनाज, इसके अंदर जैसे आपका चना हो गया, इसके अंदर आपकी दाल होगी, इसके अंदर मोटे अनाज जो है इस मिट्टी के अंदर पाए जाओ। बालू का प्रदान है, चूने का अंश इसके अंदर ज्यादा वो है, ठीक है। वायु का अपर्दन वो है, इसके कारण जो है जल ग्रहण की अक्षमता जो है इसके अंदर के वो है थोड़ी हो, ठीक है। यानी अत्यंत हल्की मिट्टी के अंदर जो है जल ग्रहण की अक्षमता, बालू रेता जो है पानी ने पी जाएगा एकदम, यानी जल ग्रहण अक्षमता पी जाएगा एकदम, लेकिन उसको जड़ों में जमा के नहीं रखता, तो जल ग्रहण की क्षमता जो है इस मिट्टी के अंदर के वो कम हो है, अत्यंत हल्की मिट्टी। बात उर तक समझ में आएगी कि चीजों करनी है, ठीक है। अत्यंत अड़की मिट्टी कह लो, अति अड़की मिट्टी कह लो। बालू का प्रधानता है, यानी बालू जो रेता जो इसके अंदर ज्यादा है, चूने की इसके अंदर बहुल्य है। कड़ा कड़ा पाई जाओ, राजस्थान से जो हमारा एरिया टच कर रहा है, सिरसा हो गया, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, उरे पाई जाओ हो, ठीक है। वनस्पति तत्वों का अभाव है, और इस मिट्टी में मोटे अनाज जो है, ठीक है, मोटे अनाज कौन से हो गए मोटे अनाज? इसमें मोटे अनाज कह लो आप, इसमें दाल कह लो, बाजरा कह लो, जो जवार कह लो, जो, ठीक है। ये जो है अत्यंत हल्की मिट्टी के अंदर पाए जाओ है। अगली मिट्टी कौन सी है? मध्यम मिट्टी। ये जो मध्यम मिट्टी जो है, इसी मध्यम मिट्टी को डॉक्टर जसबीर के द्वारा 3 भागों में बांटने का काम किया है। कुल मिट्टी को पूछा डॉक्टर जसबीर ने 6 भागों में बांटने का काम किया है। अरे बोले यार मध्यम मिट्टी को कै भागों में बांट दिया? तो मध्यम मिट्टी को भी 3 भागों में बांटने का काम कर दिया। देखो, पहली कौन सी है? मोटी दोमट मिट्टी। मोटी दोमट मिट्टी। देखो, दोमट मिट्टी कौन सी हो है? दोमट मिट्टी जिसके अंदर, दोमट मिट्टी जिसके अंदर गाद हो है, गाद मतलब गहरा, जिसके अंदर चिकनी मिट्टी की चिकनी मिट्टी हो है, और जिसके अंदर बालू रेता हो है, बालू रेता। ये 3 चीजों को मिलाकर के कौन सी मिट्टी बना है? दोमट मिट्टी बना है, जो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? दोमट मिट्टी के अंदर 3 के हो है। पहली चीज गाद हो, उसके अंदर गारा आप जिसको कह सकते हो, चिकनी मिट्टी हो है, और बालू रेता हो। इन तीनों की प्रधानता जिस मिट्टी के अंदर होती है, वो कौन सी मिट्टी के अलावा है? वो दोमट मिट्टी के अलावा है। तो सबसे पहले मोटी दोमट मिट्टी, या जो मोटी दोमट मिट्टी जो है हरियाणा के अंदर कड़ा कड़ा पाई जाओ है, गुड़गांव और नू के इलाके, फिरोजपुर जिरका जो है ओड़ा पाई जाओ है, ठीक है। कड़ा कड़ा पाई जाओ है मोटी दोमट मिट्टी। गुरुग्राम के अंदर पाई जाओ है, गुरुग्राम के अंदर। इसके अलावा कड़ा कड़ा पाई जाओ है फिरोजपुर जिरका, फिरोजपुर जिरका और नू के अंदर जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मोटी दोमट मिट्टी पाई जाती है। अरे 1000 2000 रुपये ले लें कोर्स के हिसाब से होता गई, अरे उरे मैं फ्री में करवाने लग रहा हूं, ठीक है। मोटे कण पाए जाते हैं, नो पूछ लेनी क्या विशेषता? तो मिट्टी के मोटे कण पाए जाते हैं, ठीक है, मोटे कण। अड़की मिट्टी, अड़की मिट्टी का विस्तार करा है हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर, और अंबाला जिले की तहसील कौन सी है? नारायणगढ़ तहसील है। नारायणगढ़ जड़ा सोना भी पाया जाता, ठीक है। नारायणगढ़ तहसील के अंदर जो है दक्षिण पश्चिमी अंबाला का जो इलाका जो है, ओड़ा कौन सी मिट्टी पाई जाओ है? तो याद रखना है ओड़ा, एक मिनट रही, मोटी दोमट मिट्टी। स्क्रीन साफ नहीं है जी, स्क्रीन साफ। उर तक समझ में आ गया? एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेजियो जी, उर तक समझ में आ गया तो। उर तक समझ में आ गया? एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो जी, उर तक समझ में आ गया हो तो। ठीक है, यानी मध्यम मिट्टी को डॉक्टर जसबीर ने 3 भागों के अंदर बांटने का काम किया है। मोटी दोमट, नंबर 2 हल्की दोमट, ठीक है, हल्की दोमट। अड़की मिट्टी न्यारी है, अड़की दोमट मिट्टी न्यारी है, अलग अलग दोनों, ठीक है। या जो अड़की दोमट मिट्टी जो है यह पाई जाओ है अंबाला के अंदर, ठीक है। अड़की दोमट अंबाला की कौन सी तहसील के अंदर पाई जाती है? नारायणगढ़ के अंदर पाई जाती है अड़की दोमट। नंबर 3 के ऊपर कौन सी मिट्टी बताई गई है? दोमट मिट्टी बताई गई है, दोमट मिट्टी। दोमट कौन सी हो है? गाद, चिकनी माटी और बालू रेता जिसमें ज्यादा हो, या खेती खातर सर्वाधिक जो है उपयुक्त है, ठीक है,
उपयुक्त है यो, बिल्कुल एमएस खटखट आप शेयर कर सकते हैं। कई मेहनत को देखते हुए 5-5 ग्रुपों में बिल्कुल एक बार शेयर का जोटा मारे, इतने 2 बात लिखूं कर दो सारे क्लासा में, ठीक है सारा कर दो शेयर, इसने सारा ग्रुप ग्राफ हम जो एजुकेशन के ग्रुप आपने उड़े जुड़े उड़े कर दो। हरियाणा जी के करवा दो सर यार, क्यों मेरे मुंह तो गाल खा और के है यार, ये इतने कठिन टॉपिक्स हैं, बहुत कठिन टॉपिक हैं, उलझ पुलझ हो जाए पढ़ानिया उलझ पुलझ हो जाए तारा तो मतलब बालक का तो मामला अलग हो जाए। मध्यम मिट्टी 3 भागों में बांटी डॉक्टर जसबीर ने, मोटी दोमट मिट्टी, अड़की दोमट मिट्टी, तीसरे नंबर के ऊपर कौन सी आएगी, दोमट मिट्टी आएगी, ठीक है। दोमट मिट्टी जो है उपजाऊ है, खास तौर पर यह कड़ा पाई जाओ दोमट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, और यह कड़ा पाई जाओ याद रखना है जो हमारा मध्य हरियाणा जो है, मध्य हरियाणा में आपने किस किस को लेना है, जींद में पाई जाओ है, कैथल में पाई जाओ है, कुरुक्षेत्र में पाई जाओ है, करनाल में पाई जाओ है, सोनीपत का एरिया थोड़ा हलागा उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ये जो दोमट मिट्टी इसके अंदर के फसल उगाई जाओ है, जड़ा जड़ा हरियाणा में चावल हो है, गन्ना हो है, कपास हो है, और ठीक है ये इन जगह पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। उर तक बात समझ में आएगी, समझ में आएगी। यानी अड़की मिट्टी जो है, अड़की मिट्टी के बारे में बता दिया, मध्यम मिट्टी को 3 भागों में बांटा, मोटी दोमट, अड़की दोमट, दोमट, ये कड़ा कड़ा वही सारी चीजें आपने बता दी। नंबर 3 के ऊपर आ जाओ भाई, अड़की माटी। अब डॉक्टर जसबीर उरे भी कौन रू क्या, उरे भी नुको है कि मैं जो या अड़की माटी जो होनी इसने भी मैं 2 भागों में बांटूंगा, मचाले करेगा भाई, अड़की ना भी 2 भागों में बांटूंगा। पहले नंबर पर कौन सी है अड़की मिट्टी, पहले अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। यानी हल्की मिट्टी को भी डॉक्टर जसबीर ने कितने भागों में बांटने का काम किया है, 2 भागों में बांटने का काम किया है। अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, इसके अंदर जो है, जो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी जो है, इसमें क्या है, इसके अंदर जो देखो दोमट तो है या, दोमट तो है या, लेकिन अपेक्षाकृत शब्द ला दिया डॉक्टर जसबीर ने, क्या तो ला दिया इसमें, इसमें एक चीज देखने की मात्रा है। इस देखो दोमट मिट्टी में क्या हुआ, गाद चिकनी माटी और बालू, इसके अंदर जो है सही मिश्रण हो गया तो दोमट होगी। लेकिन इसमें क्या है, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी की क्या विशेषता है कि इसके अंदर जो है इस तत्व की प्रधानता, लास्ट वाला तत्व जो है बालू की प्रधानता ज्यादा हो है, और गाद इसके अंदर क्या कम हो है। दोमट मिट्टी में गाद चिकनी माटी और बालू रेता, या होगी दोमट की। अपेक्षाकृत बलुई दोमट की विशेषता होगी बालू रेता गणा जिसमें और गाद थोड़ी हो। पर मैंने लगा समझ में कौन, एक बार समझ में आ गई हो तो ओके लिख के भेज दो एक बार, अगर आपका समझ में आ गई हो तो। अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, इसी मिट्टी को रोसली मिट्टी भी कहा जाता है, रोसली मिट्टी। यानी इस मिट्टी में किसकी प्रधानता ज्यादा होती है, बालू की प्रधानता ज्यादा होती है। किसकी प्रधानता ज्यादा होती है, बालू की प्रधानता जो है इसके अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए जो है इसार है, महेंद्रगढ़ है आपका, भिवानी है आपका, ये जो रेवाड़ी है आपका, झज्जर है जो आपका, इन जिलों के अंदर जो है ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी के अंदर जो है सिंचाई जो होती है वो टपका सिंचाई जो होती है, फुहारा सिंचाई या फिर टपका सिंचाई बहुत जरूरी है इसके अंदर। रिपीट कर दो प्लीज सर, चलो करूंगा भाई इसकी। अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी कड़ा पाई जाओ है आपकी, देखो एक तो बालू की प्रधानता समझ गए, सिंचाई कौन सी हो, फुहारा या फिर टपका सिंचाई, जो फुहारा या फिर टपका सिंचाई से जो है क्या किया जाओ, इसके अंदर सिंचाई करने का काम किया जाओ है। अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी कड़ा कड़ा पाई जाओ है, इसार भिवानी रेवाड़ी झज्जर के अंदर, ठीक है। इसार HSR, इसार भिवानी रेवाड़ी झज्जर, इन जिलों के अंदर जो है अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। उर तक समझ में आ गया। अरे सरकारी गुजर टपका सिंचाई का कौन बेरा तन्नो को, टपका सिंचाई के हुआ बता दो, शर्म तो है गुंतर है। इसी का दूसरा भाग, हल्की मिट्टी का दूसरा भाग डॉक्टर जसबीर ने कौन सा बताया है, बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। और ये जो बलुई दोमट मिट्टी जो है हरियाणा के सिरसा जिले के कुछ जगह के ऊपर पाई जाती है। बलुई दोमट मिट्टी जो है कहां पाई जाती है, हरियाणा के सिरसा जिले के खासतौर पर जो डब्बावाली जो है विधानसभा क्षेत्र, ये जो बलुई दोमट मिट्टी जो है बहुत नरम मिट्टी मानी जाती है, ठीक है, नरम मिट्टी मानी जाओ, समझ में आएगी वो माटी, ड्रिप सिंचाई आप कह सकते हो। तो बलुई दोमट और दोमट मिट्टी, देखो बलुई दोमट आएगी और दोमट आएगी, इसका मिश्रण कौन सी मिट्टी के अंदर बताया गया है, हल्की मिट्टी के अंदर बताया है। तो शायद इस तक खोल के तो मैं कुछ बता कौन सकता, नामानुमान की छाती पढ़ के दिखाई दू, दोबारा बताऊं, फटाफट रिपीट मारूं, देख लो भाई।
सबसे पहली डॉक्टर जसबीर ने हरियाणा की माटी कै भागों में बांट दी? 6 भागों में बांटने का काम कर दिया। समझ में आएगी? 6 भागों में बांट दी है। सबसे पहले के हल्की मिट्टी, अति हल्की मिट्टी मतलब जमाए हल्की, अत्यंत हल्की जिसने आप कह दे, हाँ ठीक है। इसमें क्या बालुका की प्रधानता हो, जरा टिब्बा सुना होगा था हमने, टिब्बा 11% थार मरुस्थल का हिस्सा लगा हरियाणा में। टिब्बा जमा जब बालू रेता लाल लाल रंग का होकर है, जो कर दुबई में कौन जाकर दे रेत मांडन, वह मिट्टी आप कह सकते हो उस तरह की आप इसने, ठीक है। अत्यंत तड़की मिट्टी जो इसमें क्या है, बालुका की प्रधानता हो है, चूने का इसमें अंश हो है। सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ के अंदर यह पाई जाओ है। इसमें क्या वायु का प्रदन हो है, बैलगला उड़ती चला है मट्टी, ठीक है। वनस्पति तत्व का इसके अंदर क्या माना जाओ है, अभाव माना जाओ है। नंबर 2 पर मध्यम मिट्टी का जिक्र है। मध्यम मिट्टी को भी डॉक्टर जसबीर ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटने का काम किया। पहली कौन सी है? मोटी दोमट मिट्टी, जिसमें मोटी के मिट्टी के जो मोटे कणों हैं, गुरुग्राम में पाई जाओ, फिरोजपुर जिरका के अंदर पाई जाओ है। नंबर 2 हल्की दोमट मिट्टी पाई जाओ हुआ अंबाला और नारायणगढ़ के अंदर। नंबर 3 दोमट मिट्टी, दोमट में क्या हुआ? गाद, चिकनी माटी और बालू, ठीक है। या उपजाऊ है मध्य हरियाणा में, सारा कड़क जींद में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, सोनीपत के कुछ हिस्से में दोमट मिट्टी पाई जाओ है। चावल, गन्ना, कपास के लिए बहुत या जरूरी है, ठीक है। ये बाजू हल्की मिट्टी को भी डॉक्टर जसबीर ने 2 भागों में बांट दिया। पहला क्या है? अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी में क्या है कि दोमट मिट्टी तो है, लेकिन इसके अंदर जो है बालू की प्रधानता ज्यादा है, गाद की प्रधानता थोड़ी है, यानी गहरा चिकनी माटी और बालू रेता तीना तो मिला के दोमट बना है, तो इसमें बालू की प्रधानता इसमें ज्यादा हो है, अपेक्षाकृत मर गाद थोड़ी हो है, इस कारण इसका नाम क्या कर दिया? अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। रोसली मिट्टी भी इसने कहते हैं। फुआरा सिस्टम, ड्रिप सिस्टम कह ले, उस तरह सिंचाई हो है। हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर के अंदर बलुई दोमट मिट्टी जो है ये सिरसा और के डबावाली के अंदर पाई जाती है, और जो नरम माटी है बताई गई है। तो बलुई दोमट मिट्टी यह होगी, ठीक है। और बलुई दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी का दोनों का मिश्रण किसके अंदर मिलता है? तो अड़की माटी के अंदर मिलता है। शायद समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आओ तो इस वीडियो ने 3-4 बार देख लियो बाद में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा वैसे बस, ये केल वैद होगी भाई कि मैंने कि मैं करड़ाई रह जाओ अपने भी गात पे यो कंप्रेसिंग बरानी के जुगाड़ा गए हो। एक सेकंड लगेगी, स्क्रीन सारी चीज एक बार बंद करनी पड़ेगी। एक सेकंड खातर 1 सेकंड दे दो मैंने सिर्फ, आप इसको दोबारा से बंद करके चलाना पड़ेगा। बस 1 सेकंड रुक जाओ, जुड़े रहियो बस 1 मिनट आप उसका है। हाँ बस 1 सेकंड जुड़े रहो, जाइयो ना कोई भी। इतना क्लास को सारे के सारे शेयर करे हो एक बार, जड़ा जड़ा भी शेयर करके आनी है। जिस इस लग बतानी है तो हमने उड़ा उड़ा पहुंचाए दे उस क्लास ने। बस ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका जमा। स्क्रीन आपने ब्लैक दिखने लग रही है, 1 मिनट रुक जाओ बस। बोर्ड में कैमरा के दब गया बेटा का हाथ सा लग गया। घना जोश भी ठीक नहीं होता, टकाई तय रखना चाहिए। बस जमा थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा। दोबारा से पीडीएफ लगानी पड़ेगी जमा। 1 सेकंड के लिए सिर्फ 36-37 सेकंड का टाइम आपका और लगेगा भाई। बोर्ड ऑन होते ही जो बच्चे लेट जुड़े उनको बता दूं भाई, हरियाणा डी ग्रुप का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। 21 और 22 अक्टूबर को आपका पेपर है हरियाणा डी ग्रुप का। 21 में 2 शिफ्ट है मॉर्निंग इवनिंग, और 22 के अंदर भी 2 शिफ्ट है मॉर्निंग और इवनिंग। 100 छोरिया ने और जो दिव्यांग जो है उन्हें जमा लोअर सेंटर मिलेगा। एक आदमी जिसने फीमेल में रखा है चाल पड़ा बोर्ड बस भाई, बस 1 सेकंड रुक जाओ भाई। जिसने फीमेल में रखा छोरन है, साक्षी सैनी कह रही मैंने जो क्लास में बुक जीती थी वो मेरी मिल गई। चलो भाई आज भी एक पर्सन पूछूंगा, ठीक है। जो भी सही उत्तर देगा उसको किताब मिल जाएगी। साक्षी सैनी ने एक पर्सन का उत्तर दिया था तो उनको जो है किताब उनके पास पहुंच चुकी है। अभी एक पर्सन पूछूंगा, बस स्क्रीन के ऊपर 1 सेकंड का टाइम और दे दो। अभी बोर्ड ऑन हो चुका है, दोबारा से पीडीएफ जो है वो लगानी पड़ेगी बस मैंने, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दे दो बस भाई। लवा होगी है, ठीक रही होगी होगी। आ गया। सबसे बड़ी चीज क्या है? यो लिखा लिखा है कौन मिटिया? कोई नहीं, अनिल पुनिया ले लियो ले लियो। सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि वो लिखा लिखा है कौन मिटिया? सबसे बड़ा सिस्टम है। देखो भाई
गुड़गांव में नए औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? एचएसएससी क्लैरिकल के अंदर पूछा गया प्रश्न था, बताओ वैसे बस। गुड़गांव के अंदर जो है नए औद्योगिक क्षेत्रफल जो है, औद्योगिक क्षेत्र नया बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल क्या था? ये एचएसएससी क्लैरिकल के अंदर पूछा गया था। 5000 एकड़, 1200 एकड़, 2000 एकड़ या फिर 1500 एकड़ जो था इसका क्षेत्रफल था। तो फटाफट मुझे बताने का काम करिए। गुड़गांव के अंदर बहुत सारी चीजें हरियाणा सरकार बनाने जा रही, हेली हब के रूप में गुड़गांव को स्थापित करेगी, ठीक है, हेली हब के अंदर। सफारी पार्क, सफारी पार्क जो है, सफारी पार्क, तो सफारी पार्क कड़ा कड़ा बनेगा गुड़गांव और नू जो है वहां के जंगलों में क्या बनने जा रहा है? तो गुड़गांव और नू के जंगलों के अंदर जो है सफारी पार्क जो है वो बनने जा रहा है। और गुड़गांव के बारे में के आपने, हरियाणा का पहला विज्ञान शहर कौन सा विकसित किया जाएगा? हरियाणा का पहला विज्ञान शहर, तो हरियाणा प्रदेश का पहला विज्ञान शहर कौन सा विकसित किया जाएगा? तो आपने याद रखना है गुरुग्राम जो है हरियाणा का पहला विज्ञान शहर विकसित किया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी, विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी कहां पर बनाई जाएगी? गुड़गांव के अंदर। सफारी पार्क, हेली हब, इसके अलावा ग्लोबल सिटी और हरियाणा का पहला विज्ञान शहर जो है जिसको हरियाणा सरकार क्या करेगी? विकसित करने का काम कर रही है। वो जगह कौन सी है? वो जगह हरियाणा का गुरुग्राम है। बहुत बढ़िया वैसे आवाज, बिल्कुल सही लिखा एक शख्स ने। वर्ल्ड पीस सेंटर भी कहां पर बनाया जाएगा? ये भी हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर बनाया जाएगा। हरियाणा का पहला नगर वन कड़ा बनाया जाएगा? हरियाणा का पहला नगर वन, और जिसका नाम क्या है? घाटा वन जो है, घाटा वन, ये भी गुड़गांव के घाटा के अंदर बनाया गया है। और इसके अंदर क्या खास बात है? इसके अंदर जो है औषधीय पौधे जो है लगाने का काम घाटा वन के तहत करेगी हरियाणा सरकार। तो इस प्रश्न का उत्तर फटाफट देने का काम करिएगा। 5000 एकड़ जो है गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। और सोचो। अरे ये करंट अफेयर है, हाँ एक रह गया था, ग्रेनेटियम, बहुत बढ़िया, जिसने याद दुआया, भूल गया था। ग्रेनेटियम गुड़गांव के फरूख नगर के अंदर है, छोरियाड़ा पेपर में आता है, ठीक है। 1200 एकड़, बिल्कुल 1500 एकड़ जिसका उत्तर है, सही है भाई, कि नए औद्योगिक जो इकाई बनाई जाएगी उसका क्षेत्रफल। एचएससी में आवड़ा प्रश्न है, मैंने मेरा घर आता कौन बना रखा, कदे ने सोचो घर आता बनाया हो। समझ में आएगी बात। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का नंबर बताओ भाई। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है उसके अंदर भारत का नंबर बताओ। या जो लिखोड़ा सारी नुक्की नु पीडीएफ दे दूंगा, अपने स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आज पेन ड्राइव ले आया हूं, आज सबसे पहली क्लास खत्म होने हुए काम करूंगा। टेलीग्राम चैनल जी के परवीन उड़ान के अंदर मिल जाओगे आपने, ठीक है। 126 कह रहा है भाई कोई बगता। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत का नंबर पूरी दुनिया के अंदर कितना है, ये बात बतानी है। 161वां नंबर है, ठीक है, 161वां। तो भाई ग्लोबल सिटी, एली अब, सफारी पार्क, हरियाणा का पहला विज्ञान शहर, वर्ल्ड पीस सेंटर, नगर वन घाटा, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161 और इसका क्षेत्रफल 1500, सारा सौदा कड़ा का है, बोले हरियाणा के गुड़गांव में का है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर जमा टॉप का प्रश्न है भाई। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एचएसएससी असिस्टेंट मैनेजर, उत्तरी का है। इसमें एक गलत है, इसमें न्यायमूर्ति दर्शन सिंह लिखना था, और ठीक है, न्यायमूर्ति दर्शन सिंह, यो गलत है, मैंने काट के न्यायमूर्ति दर्शन सिंह कर दिया। ये बताओ फटाफट इसका उत्तर क्या होगा? बोलो बोलो शाबाश भाई। ये जो से छोरे उरे डीपी दिखा नहीं जो है, ये कमेंट कर रही है छोरी, छुटा फोटो दिखा, जो छुटा चमन्नी उड़े फोटो दिखा है। और इसे फोटो ने देख देख के छोरी के फैन हो जाए ऑनलाइन देख देख के मेरे भाई। अगर दोनों सोचा है कि जो फोटो मरीन कमेंटा में दिखा है या सच असली जिंदगी में भी ऐसी होगी, तो बेटा कदे जिंदगी में तना ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी। ऑनलाइन शॉपिंग करे तो तने हकीकत का बेरा पिक्चर है मेरे चांद। न्यायाधीश हुक्म सिंह, गंगन रंजन गगोई, न्यायमूर्ति गुरनाम सिंह। सी 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 सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे 1500 कर दो, मार दो सपाटे, कर दो शेर शायर जड़ा भी करना है तमने, बहुत बढ़िया। वैसे बस देखो रही, न्यायमूर्ति दर्शन सिंह हरियाणा सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया कब था? कद बनाया था पिछड़ा वर्ग आयोग? जिक्र किसके अंदर है? संविधान के अनुच्छेद 340 के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग का जिक्र किया गया है। ई पाचा नोटिफिकेशन को नहीं आ रही थी ऑनलाइन शॉपिंग में भाई, दिखा कि मेहर लिकड़ा कि में है, तो कृपया करके
इन चीजों में ना जाए, ऑफलाइन ही आप चुनने का काम करें, ठीक है, ऑनलाइन के पचड़े में ना फंसे। 7 सितंबर साल 1990 वो तारीख थी जब हरियाणा के अंदर जो है पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने का काम किया था, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 7 सितंबर 1990 को करने का काम किया गया था, ठीक है। 7 सितंबर बोला 1990 और पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। मुख्यमंत्री कौन हुआ करता? हरियाणा प्रदेश के भजनलाल मुख्यमंत्री हुआ करते, और बोले आर्टिकल 340 के तहत बना दिया। लेकिन यो एक नोटिफिकेशन जारी करी थी, इसको वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। संवैधानिक दर्जा तो केंद्र सरकार देश का है, हरियाणा सरकार कौन सा दर्जा देगी? वैधानिक दर्जा नहीं था। और पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा कद दिया गया था, तो वह तारीख है, वैधानिक दर्जा दिया गया था, वह तारीख है 12 जुलाई 2022 को। 12 जुलाई 2022 को हरियाणा के अंदर पिछड़ा वर्ग का वैधानिक दर्जा, संवैधानिक नहीं वैधानिक दर्जा देने का काम किया था। कब दिया गया था? 12 जुलाई 2022 को। और जब इसको वैधानिक दर्जा दिया ना, उस टाइम पे इसका पहला अध्यक्ष कौन बना था? न्यायमूर्ति दर्शन सिंह को जो इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। 12 जुलाई 2022 को राज्यपाल की एक अधिसूचना जारी करके प्रस्ताव पारित होता है और इसको वैधानिक दर्जा देने का काम कर दिया जाता है। जब वैधानिक दर्जा दिया गया तो न्यायमूर्ति दर्शन सिंह जो है इसके पिछड़ा वर्ग आयोग के वैधानिक दर्जा देने के बाद प्रथम अध्यक्ष बने थे। लेकिन जब आर्टिकल 340 के तहत भजनलाल गवर्नमेंट ने 7 सितंबर 1990 के अंदर जब पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, उस टाइम पर इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो न्यायाधीश गुरनाम सिंह जो थे पिछड़ा वर्ग आयोग के हरियाणा के पहले अध्यक्ष थे। ये जमा किताब खोल के बताई दी भाई। समझ में आएगी बात? आपका समझ में आएगी? काका केलकर भाई वो भारत का मामला है, हरियाणा का पूरा हरियाणा शब्द देख रखा और यू देख लिया। बात समझ में आएगी? क्यों नहीं आएगी? किसी का है समझ में आएगी होगी? सबका यह बात है। ओके रिपोर्ट है, समझ गए मेरी बात? यानी 7 सितंबर 1990 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दी। नोटिफिकेशन में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, उसका अध्यक्ष बना दिया न्यायमूर्ति गुरनाम सिंह को। लेकिन इसको वैधानिक दर्जा किसने दिया? मनोहर सरकार ने कब दिया है? बोले 22 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन के तहत कितने प्रतिशत जो है, कितने प्रतिशत आरक्षण देने का काम इसमें बीसीए को किया गया? फटाफट कमेंट करके बताइएगा मुझे। राज्य सूचना आयोग के बारे में बताओ। हरियाणा राज्य सूचना आयोग, हरियाणा राज्य सूचना आयोग। और अब बस अभी वो प्रश्न पूछूंगा, 1500 बालक होंगे प्रश्न पूछूंगा, लाइक लिखोगे इतना 1500 हो जाएंगे, 1500 होंगे प्रश्न पूछूंगा भाई, ठीक है। पहली ट्रेन कब चली थी? साहिर शर्मा 14 फरवरी 1873 को चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। फेरी क्वीन, ठीक है, बताओ शाबाश। राज्य सूचना आयोग बताइए शाबाश। 1500 होंगे प्रश्न पूछ ले, इतना लाइक करोगे हुए हो जाएंगे 1500, तो बताइए शाबाश। राज्य सूचना आयोग का गठन हरियाणा प्रदेश के अंदर कब होया था? राज्य सूचना आयोग का गठन चंडीगढ़ के अंदर जिसका मुख्यालय है। गलत उत्तर है भाई। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? अभी तक किसी भी बच्चे ने सही उत्तर नहीं दिया है। 2012 एक बालक ने सही उत्तर दिया है, नाम है उसका राजा। राज्य तेरी रानी टोले, तो पक्का लगेगा डी ग्रुप में। सही उत्तर दिया राज्य इतना। राजा पहले 3 बड़का बाबू मैं काम खानों को रानी टोले का राजूत बाजा। 31 अक्टूबर 2005 वो तारीख थी। 31 अक्टूबर 2005, 31 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। और याद रखना है हरियाणा के चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ के अंदर राज्य सूचना आयोग का के है मुख्यालय है, ठीक है। पहला सूचना आयुक्त कौन था हरियाणा का? माधवन साहब थे। कौन थे? माधवन, एसजी माधवन जो थे वो हरियाणा के पहले सूचना आयुक्त थे, ठीक है, पहले। आज का टाइम पर कौन है? आज का टाइम पर अरे वो है श्री माधवन कह लीजिए, पहले अध्यक्ष थे। आज का टाइम पर कौन है? यशपाल सिंगल। आज का टाइम पर कौन है? श्रीमान यशपाल सिंह। माधवन पहले सूचना आयुक्त थे। आज का टाइम पर कौन है? भले आज है यशपाल सिंगल। हरियाणा चुनाव आयोग फटाफट बताओ भाई, हरियाणा चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? हरियाणा चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? फटाफट बताइए। बस अब आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं, जो बच्चा सही उत्तर देगा उसको हरियाणा ग्रुप डी की 15 प्रैक्टिस सेट की किताब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके घर भेज दी जाएगी। जैसे अभी साक्षी सैनी को भेजी है, एक ब्रह्मांड नाम से आईडी थी, उसको भेजने का काम किया है, तो जो है ये किताब आपके घर के ऊपर भेज दी जाएगी। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताइए, इसके तुरंत बाद आपसे वो प्रश्न पूछूंगा। बताओ शाबाश। हरियाणा चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था?
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग, कल परसों भी जिक्र हुआ था, 18 नवंबर 1993 को हरियाणा चुनाव आयोग का गठन होता है विधिवत रूप से। 18 नवंबर 1994 को हरियाणा चुनाव आयोग का गठन होता है। हरियाणा के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हुआ करते थे? श्रीमान जे के दुग्गल। कौन थे? श्रीमान जे के दुग्गल जो थे वो हरियाणा के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और आज का अगर मैं जिक्र करूं वर्तमान समय में कौन हरियाणा के चुनाव आयुक्त, तो श्रीमान धनपत सिंह जो है, ठीक है, धनपत सिंह जो है हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रश्न बहुत आसान पूछूंगा इबकड़, जो सही उत्तर देगा उसको हरियाणा ग्रुप डी की प्रसिद्ध किताब आपको मिलेगी। हरियाणा के अंदर, हरियाणा में, हाँ अपना हरियाणा में, अपना हरियाणा में रहा, ये पूछूं कि मारा हरियाणा में, मारा हरियाणा में डाक के वन कड़े पाए जाओ। डाक के वन किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? जिले का नाम बताना, फटाफट बताओ भाई। हरियाणा के अंदर डाक के वन किस जिले में पाए जाते हैं? फटाफट जिले का नाम बताइए भाई। डाक के वन किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? डाक के वन किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? सर्वाधिक मात्रा का जिक्र है बड़े अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया भाई। 1505 जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ढाक के वन, ढाक के वन हरियाणा के अंदर कहां पाए जाते हैं? जिसने सही उत्तर देगा, वास्तव में जो बालक भाई 20 आज आपके 1 महीने तक कम टाइम रह गया, 15 प्रैक्टिस सेट है, 1500 पर्सन है, सारे सब्जेक्ट जो हिसाब का पेपर होगा उस हिसाब से बना रखा है हो। और जो भी बालक सही उत्तर देगा ना, इस पर्सन, इस मतलब पर्सन का उसने यह किताब मिलेगी। जे भाई नहीं वो कर पाओ तो पूरे हरियाणा के बुक डिब्बे के ऊपर मिल जाओगी, और नहीं तो लीसो ऐप डाउनलोड कर लियो। लीसो ऐप के अंदर आप जाओगे ना, उसमें बुक का ऑप्शन मिलेगा, और नाम और बाबू का नाम डाउन कर दियो भाई। सागर सिंह ने सबसे पहले उत्तर दिया, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर डाक के वन पाए जाते हैं भाई, करनाल के अंदर। ठीक है, करनाल के अंदर सबसे सही उत्तर दिया है सागर सिंह ने। और सागर सिंह आप बधाई के पात्र, आपके घर ये किताब भेज दी जाएगी, सागर सिंह। ठीक है, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी क्लास के तुरंत बाद सारी पीडीएफ नू फका फका के नू मारूंगा, चिंता ना करो। खोड़िया नृत्य कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? पीजीटी 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, बताओ वैसे शाबाश। खोड़िया नृत्य कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? पीजीटी 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। जमा जपदने बता दो इसका उत्तर रहे, कड़ा का प्रसिद्ध है पूर्वी हरियाणा में, बोला पश्चिम हरियाणा में, बोला मध्य हरियाणा में, बोला उत्तरी हरियाणा में। बताओ शाबाश, खोड़िया नृत्य कड़ा का फेमस नृत्य है, कड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है, बताओ शाबाश भाई। यमुनानगर कह रहे को, अरे पूर्वी हरियाणा। देखो खोड़िया नृत्य किस टाइम पर करा जाओ? खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य किस टाइम पे? शादी का टाइम पे, ब्याह का टाइम पे बेरा होना चाहिए। बता रहे का सबका घर में जोन से कुआरे रह रहे, खोड़िया नृत्य का टाइम आ चुका है। ब्याह का टाइम पर हरियाणा के अंदर 2 नृत्य खास तौर पर है, एक तो घोड़ी नृत्य और दूसरा कौन सा है? खोड़िया नृत्य। भगवान भाई नू बली करे, जिस जिसका ब्याह नहीं हो रहा डी ग्रुप में नौकरी लायक के, और सबका खोड़िया बात जा भाई। ऐसी मैं आप लोगों से परमात्मा से दुआ करता हूं। ठीक है, खोड़िया नृत्य। 2-4 चीजें फिर कर लूं, कल भी जिक्र किया था हरियाणा का सबसे प्रमुख अरबलारा सबसे प्राचीन नृत्य हरियाणा का प्रमुख और प्राचीन पूछ ले तो कौन सा हो गया? बोला धमाल नृत्य, जो हरियाणा का सबसे प्रमुख और के है सबसे प्राचीन नृत्य माना जाओ है। ठीक है, वीरता और उत्सव से पूर्ण हो है, खुला में चांदनी रात में कराया जाओ है, गुड़गाम में सब तक अना धमाल कराया जाओ है, महाभारत का टेम तक नृत्य चल रहा है हमारा हरियाणा के अंदर। ठीक है, एक नृत्य है जिक्र कायल भी कराया था अपना, लूर नृत्य। लूर का मतलब है लुगाई हो है, सॉरी लड़की हो है लूर का। ठीक है, राजकीय रूप से 1969 में दर्जा दिया गया था, बिल्कुल सच्ची बात है। लूर शब्द का मतलब है लड़की हो है। और नाचन वाली पे वो एक चोर, एक लुगाई थी, 2-3 साल ब्याह ना हुए थे। बोला जी एक काम कर ले, आपका घर आना, बोले अपना घर सत्संग करवा लिया, बोले नाच लेंगे, बोले मेरा नाचना जिक्र है। बोले तो करवा दियो तो करवा लिया, हमें तो 3 साल हो गए तेरा ब्याह, पाछा हमने तो रोज नचान लग रही है। तो
नो ना क्या करो छोरियो। देखो इसमें क्या हो भाई, प्रश्नोत्तरी हो, ठीक है, प्रश्नोत्तरी। एक प्रश्न और पूछूंगा भाई आपसे, उसको किताब दी जाओगी, ठीक है। लूर नृत्य में प्रश्नोत्तरी हो है, कड़क रह जाओ है लूर नृत्य, कड़क का फेमस है। तो हरियाणा का जो बांगर की धरती जो है, बांगर की धरती के अंदर यमुना नदी से दूर के मैदानों को क्या कहा जाओ है, बोले बांगर कहा जाओ है दूर के मैदानों को। और बांगर जो है, बांगर में कौन सा नृत्य किया जाओ है, तो बांगर के अंदर लूर नृत्य जो है बड़ा फेमस है। तो खोड़िया नृत्य का जिक्र हो रहा है, तो सही उत्तर जो देगा फटाफट आप करने का काम करिए। अच्छा, कल अपना जिक्र हुआ था कि लूर नृत्य किसका संकेत है, तो याद रखना भाई रबी की फसल बोने का संकेत है, ठीक है। रबी की फसल बोने का संकेत कौन सा नृत्य माना जाता है, बोले कौन सा नृत्य माना जाओ है, लूर नृत्य जो है रबी की फसल बोने का वो माना जाओ। ये मैंने जब 29 मार्च की बात है, पिछले साल, शायद इस साल की बात है, फिर पिछले इसी साल मिला होगा अवार्ड, जो मिला था पिछले साल मिला था ना, जो दैनिक जागरण के द्वारा। दिल्ली का ललिता होटल में प्रोग्राम, बहुत बड़ा होटल है, दिल्ली के टॉप 10 होटल के अंदर आओ। मैं जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा होटल में गया था, जब उन्होंने एजुकेशन में इस तरह के इनिशिएटिव के लिए मुझे दैनिक जागरण के द्वारा अवार्ड दिया गया था। उस अवार्ड की बात करूं, मेरे गला एक बंदा भी क्या गाम मत नू, अब मित्र है बेचारा, ठीक सा पढ़िया लिखा है, ओड़ा मैंने खाना पूछा नहीं, कम से कम भी 150 प्रकार के आइटम थे खाना के, नर डाल के जमा नामा कौन बेरा था, इतनी डिश थी जमा जब ने बोलिया 2000 रुपये थाली, होटल में पूछा हमारा क्या 1000 रुपये थाली, बोलिया 2000 रुपये थाली का खाना खाया। पाछा एंड के मेरे रखो है, बस सीधा नाम लेके बोला, गला पड़िया था, बोले प्रवीण है, बैंगन का खाना है, मोहन लग दर हो गया, रहता सही को नहीं बोला इसमें, भगवान का नहीं जमा साची बात से आप नाले कि मैं और रहता टोन का मतलब है कि मैं पैजो चाहे। तो खोड़िया नृत्य कड़ा प्रसिद्ध है, तो मध्य हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सा नृत्य फेमस है, बोले खोड़िया नृत्य जो है कड़ा फेमस है, मध्य हरियाणा के अंदर जो है खोड़िया नृत्य फेमस है। अच्छा, नू पूछ ले एक बार कई बार कि खोड़िया नृत्य है नहीं किस जैसा है, कौन से नृत्य की जो है तुलना खोड़िया नृत्य से जो है बराबरी कर सकते हैं, तो याद रखना भाई घूमर जो नृत्य जो है, घूमर नृत्य का लगभग जो है बराबरी सी जो है किस नृत्य से मानी जाती है, खोड़िया नृत्य से। हरियाणा पुलिस की भर्ती भी आने वाली है, ग्रुप मरनी पुलिस में क्या ने क्या में सिलेक्शन जरूर लेना है साल 2023 के अंदर। मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं, एक शायरी, कि जब आप पुलिस के अंदर लग जाएं तो आपकी मां एक बात कहे कि ऐ गरीबी देख तेरा गरूर टूट गया, ऐ गरीबी देख तेरा गरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया, तू दहलीज पर खड़ी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। लागना है कड़ा के में हो जाओ चाहे। नृत्य का जिक्र चल रहा था, नाचन का। हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मंद गति से आगे बढ़ी है, थोड़ा डीप में प्रश्न है भाई। हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली बोले मंद गति से आगे बढ़ने का काम कौन सी नृत्य शैली ने कराया, तो याद रखना है लूर नृत्य जो है मंद 1600 कर दो 2000 तो बाजन दो चिमटा, मंद गति से बढ़ने वाला कौन सा है, बोला रहा है लूर नृत्य शैली जो हरियाणा की मंद गति से बढ़ी है। मेवात में कौन सा नृत्य कराया जाओ है, मेवात में मैं से मंजीरा बोलिया मैं से मेवात है, और दूसरा कौन सा हो गया बोलिया रतवाई नृत्य हो गया। मेवात में दोनों नृत्य करे जाओ है। लूर नृत्य हरियाणा में सब तक अनाकड़ा कराया जाओ है, बोलिया हरियाणा का जींद जिला में लूर नृत्य सब तक अना कराया जाओ है। रास नृत्य बताओ से बस, रास नृत्य हरियाणा में कड़ा कड़ा कराया जाओ है। रास लीला भगवान श्री कृष्ण ने करी थी रास लीला। राम तो अपना मर्यादा पुरुषोत्तम था, श्री कृष्ण गजब का था। नेटे को नहीं किसी ने आया जो तेरे गले भी कर लूंगा ब्याह, तेरे गले भी कर लूंगा, 16,000 ले गया, एंडी आदमी था। कहते हैं एक एक टेम्पो 16 की 16,000 अंदर जा करता, मौका की बात हो है। रास नृत्य पलवल ओडल और बल्लभगढ़ के अंदर, ठीक है, पलवल ओडल बल्लभगढ़, पलवल ओडल और बल्लभगढ़ के अंदर, ठीक है। मंजीरा नृत्य रतवाई नृत्य मेवात के अंदर, पलवल ओडल बल्लभगढ़ के अंदर रास नृत्य किया जाओ है, ठीक है। खोड़िया नृत्य मध्य हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है। जब बारात जाया करे, बारात जाया का पाछा छोरी नाचा कर लुगाई नाचा कर पाछत है, वो नृत्य सबका कराओ भाई जोन से रह रहे हो। आशीर्वाद भी देता हूं आपको, परमात्मा से दुआ भी करता हूं सबका काम बन जावा। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है, बताओ भाई। कैथल हमारा बोला डोगरा गेट का दौरा, गुरुद्वारा पूछ रखा है, कौन सा गुरुद्वारा है, डोगरा गेट का दौरा है, फटाफट बताने का काम करिए मना भाई।
अच्छा, मानव विकास सूचकांक में भारत का नंबर बताओ भाई। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक में भारत का नंबर फटाफट बताने का काम करिए। मानव विकास सूचकांक के अंदर जो है भारत का नंबर कौन सा है, जल्दी जल्दी फटाफट बताने का काम करिए कि भारत का नंबर कौन सा है। मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत का नंबर फटाफट बताइएगा शाबाश। मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत का नंबर 137 गलत उत्तर है भाई। जिसने भी टेस्ट सीरीज लेनी है, सारा सौदा की टेस्ट सीरीज देखो, या वेबसाइट खोलनी है www.lisoapp.com, सिर्फ 99 रुपया के अंदर जो आप ये सारे टेस्ट, हरियाणा पुलिस, SI, LIC, HSSC, SSC, गणाए जुगाड़ है, ठीक है, ये सारे के सारे टेस्ट देख लो भाई कितने हो गए। 10,000 मॉक टेस्ट हैं, 50 प्लस इसमें टेस्ट होंगे, सिर्फ 99 रुपया में अपना करना क्या है, इस पांगली मारोगे, कोई भी टेस्ट है, एक टेस्ट ने अनलॉक कर लियो, सारे टेस्ट गल्ले अनलॉक हो जाओगे, ठीक है। तो या जो है lisoapp.com से आप ले सको हो। मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत का नंबर कितना है तो याद रखना है बलियारा, 132 नंबर है भारत का मानव विकास सूचकांक के अंदर। जिन्होंने भी दिया है सारे बधाई के पात्र हैं। मैं कैथल में डोगरा गेट का दौरा पूछ रहा है कि कौन सा गुरुद्वारा है, डोगरा गेट दौरा, तो फटाफट बताने का काम करिए कि डोगरा गेट के पास में हरियाणा के अंदर कौन सा गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, राजघाट गुरुद्वारा, राजघाट गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा बोले छठी पातशाही। बताओ शाबाश भाई, कौन सा गुरुद्वारा है। देखो, हरियाणा का एकमात्र वो शहर कौन सा है जहां पर 8 सिख गुरु आए थे। 8 सिख गुरु हरियाणा के एकमात्र शहर के अंदर आए थे, वो शहर आपने बताना है, और 8 के गुरुद्वारे उड़े हैं। बिल्कुल सही है, गुरुद्वारा नीम साहिब इस प्रश्न का उत्तर सही है। HSSC क्लरिकल 2016 वाली भर्ती के अंदर पूछा गया था कि डोगरा गेट के समीप हरियाणा के अंदर कौन सा गुरुद्वारा है, तो याद रखना अपना गुरुद्वारा नीम साहिब है। 8 कड़ा आए थे हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, 8 सिख गुरु आए थे। 8 पहला आया था, सॉरी पहले आए थे गुरु नानक देव जी महाराज, 1558 के अंदर आए थे। तीसरे आए थे गुरु अमरदास जी महाराज, और छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 5 और 3 8 हो गए, 6 7 8 9 10, ठीक है। कौन से आए थे, पहले सिख गुरु आए थे, तीसरे आए थे, और छठे आए थे, 7वें आए थे, 8वें आए थे, 9वें आए थे, 10वें आए थे भाई, ठीक है। ये टोटल 8 सिख गुरु हरियाणा के किस शहर के अंदर आए थे, तो कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे 8 के 8 सिख गुरु। 10वें गुरु की याद में कौन सा गुरुद्वारा है, राजघाट गुरुद्वारा, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। गुरु नानक देव की याद के अंदर पहले के याद में भी गुरुद्वारे हैं सबका। छठे गुरु गुरु हरगोविंद की याद के अंदर भी एक गुरुद्वारा है। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जो थे, उनकी याद के अंदर थानेश्वर के अंदर एक गुरुद्वारा है। बात समझ में आएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आपका तीर्थ स्थल हरियाणा राज्य के कौन से जिले के अंदर है। आपका तीर्थ स्थल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, फटाफट कमेंट करके बताने का काम करिएगा। बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। फटाफट एक दो चीजों का जिक्र आप और कर लेवा हो रहा है। अर्जुन पुरस्कार 2022, अर्जुन पुरस्कार 2022 टोटल हरियाणा के, जो मूल हरियाणा के 5 लोगों को मिला है, और एक हरियाणा की छोरी टोटल 6 को मिला है। तो उन 5वां के नाम फटाफट मेरे गले लिखो, स्क्रीन के ऊपर लिखो, सारे टाइप करो 5वां के नाम, जल्दी जल्दी करो भाई। अर्जुन पुरस्कार 2022 किस किस को मिला है। सबसे पहले उरे लिख दू नाम, सीमा पुनिया, उरा खेल, फटाफट नाम बताइए वैसे बस। नंबर 2 अमित पंगाल, हरियाणा के जींद जिले की बेटी अंशु मलिक, ऊंचाइयों पर होता उसको गिराने की कोशिश की जाती है। हमारी इस बहन की एक वीडियो बहुत जल्दी, मतलब और किसी की एडिट करके सोशल मीडिया के ऊपर डाल रखी है, अब उसके ऊपर केस हो गया। कृपया इस तरह के काम ना किया करें। चौथे नंबर पर बताओ भाई कौन है, सरिता मोर। और 5वें नंबर के ऊपर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हरियाणा के हिसार जिले के तरुण ढिल्लो, ठीक है। ए भी इनके खेल पक्का लिख लियो, प्रश्न एक आओगे डी ग्रुप में, इनमें एक प्रश्न लिख लियो, ए ले ये साइन कर दिए भाई, एक प्रश्न पक्का हुआ इनमें। पूछ ले कि मैं भी उसका इनका खेल पूछ ले हुआ है, उसका इनका जिला भी पूछ ले अगला करा के, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। सीमा पुनिया
एथलीट, अमित पंघाल मुक्केबाज, अंशु मलिक कुश्ती खिलाड़ी, सरिता मोर कुश्ती खिलाड़ी, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तरुण ढिल्लो। 5 ही होंगे। छठा का जिक्र हो रहा है, ठीक है। छठा, छठी जो एक छोरी है, साक्षी नाम है, शायद राजस्थान की तरफ से वो खेलती है, कबड्डी के क्षेत्र में उनको भी मिला है, ठीक है। साक्षी, साक्षी जो है कबड्डी के क्षेत्र में। अब ऑप्शन आपने देखना क्या हुआ है, जब नू आ रहे हो 5 और 6 दनू तो अगला देखो नहीं, क्योंकि नू बेरा क्यों अगला गड़बड़ करेगा। जो 6 दे रखा हो तो 6 भी सही है, 5 नहीं दे रखा तो उसमें 5 दे रखा और 6 ना दे रखा हो तो 5 ला आइयो। बात समझ में आएगी, साक्षी कबड्डी राजस्थान आएगी समझ में। यानी ऑप्शन में 6 नहीं दे रखा हो, 5 दे रखा हो तो 5 का ला आइयो निशान है। और जब 5 नहीं दे रखा हो, 6 दे रखा तो फिर 6 का ला आइयो। दन्नू कौन दे पाओ, दन्नू दे तो 5 के साथ आप जा सको, 6 के साथ आप जा सको, वो आपका दिमाग उस टाइम पर काम करेगा, ठीक है। तो आपका तीर्थ पानीपत, कैथल, रोहतक और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तो तीर्थांगी बेराबर 360 तीर्थ जो है, 360 तीर्थांगी भूमि जो है कुरुक्षेत्र को माना जाता है। पानीपत के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है मचकुरक तीर्थ, मैं कुरक, मचकुरक तीर्थ हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, बोला पानीपत के अंदर है मचकुरक तीर्थ। महाभारत में युधिष्ठिर को यक्ष प्रश्न पूछे गए थे, यमराज आए क्या पूछे थे, उनमें से 4 यक्ष बताए गए, एक यक्ष जो है पानीपत के अंदर बताया जाओ है। और कैथल में तो भाई नरे तीर्थ स्थान है, कैथल और कुरुक्षेत्र की पवित्र पावन धरती के ऊपर। कैथल के अंदर फटाफट बताओ, पुंडरीक है, कैथल पुंडरीक जड़ा पानी कौन सूख्या है आज तक, ठीक है, पुंडरीक है। लवकुश तीर्थ, लवकुश तीर्थ जो है भगवान वाल्मीकि के नाम के ऊपर है, और उरा जो है भगवान वाल्मीकि जो है आश्रम वो भी बनाई गई, यूनिवर्सिटी बनाई गई, संस्कृत यूनिवर्सिटी मुंदड़ी गांव के अंदर। इसी मुंदड़ी गांव के अंदर लवकुश तीर्थ, ठीक है। गंधर्व तीर्थ, कपिल मुनि तीर्थ, नवग्रह तीर्थ, ये सारे उरे के हैं, ठीक है। गंधर्व तीर्थ, कपिल मुनि तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, कपिल मुनि तीर्थ, नवग्रह तीर्थ, ठीक है। नवग्रह तीर्थ ये सारे कड़क हैं, कैथल के हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर के बच गया। कुरुक्षेत्र में तो नरे है भाई, बाणगंगा, मारकंडे, आपगा, आपगा दयालपुर गांव के अंदर पड़ता है, कमोगा, कालेश्वर, नरकातारी, 360 तभी गणे हैं, ठीक है। हो जाओगा, ये एथलीटिया के नाम याद रख लियो, बहुत काम आओगे। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर गियरसन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा है। HSSC ITI के ग्रुप डी के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई, गियरसन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा है, बताइए शाबाश। एक प्रश्न आओ कि हरियाणा प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो याद रखना है आधिकारिक भाषा हरियाणवी कोई भाषा नहीं है, हरियाणवी बोली आप कह सकते हैं। तो आधिकारिक भाषा हरियाणा की हिंदी है, और हिंदी कौन सी लिपि के अंदर लिखी जाती है, देवनागरी। नु पूछ ले हरियाणा की लिपि कौन सी, तो देवनागरी लिपि है, भाषा सबने मेरा हिंदी भाषा, ठीक है। लेकिन सेकंड लैंग्वेज कौन सी ऑफिशियल आज, पंजाबी है। हरियाणा के कसूता मुख्यमंत्री हुआ करते चौधरी बंसीलाल का नाम आपने सुना होगा, लड़ाई मैच की पंजाब का गला है। बोला दूसरी लैंग्वेज हम पंजाबी क्यों करा, बात है 1969 की। 1969 के अंदर तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो घोषित करने का काम कर दिया बंसीलाल ने। काम के प्रति इतना समर्पित व्यक्ति था हरियाणा प्रदेश के अंदर, ऐसा मुख्यमंत्री विरला ही मिलेगा काम के प्रति जो इतना समर्पित हुआ है। संजय दत्त और का घर जो पुस्तैनी घर यमुनानगर जिले में पड़ा है, संजय दत्त के फादर का जाया पाछा है, संजय दत्त की मां थी कि नरगिस दत्त उसकी मां थी कड़े, संजय दत्त की मां थी कि नरगिस दत्त है, हाँ नरगिस दत्त आएगी वहां। और आया के संदेशा भेज दिया, अब चंडीगढ़ में भी इतर सीएम हाउस के अंदर, बोला जी ऐसे ऐसे बंबई से कोई हीरोइन मिलने के लिए आया आपसे, बोला कह दे थोड़ी बार वेट कर लेगी। 3 घंटे लगे रहे, 3 घंटे में फाइलों पर साइन करेगा, निपटाएंगे। इतना में बंसीलाल ने गाल देन दी उठ के बेगी, बोले अच्छा मेरा नहीं पागल से बेकूफ किसा मुख्यमंत्री अड़क बुद्धि का जाट मुख्यमंत्री बना रखा है, कह के लिकड़ की उड़ता हुआ। 3 घंटे पाछा चौधरी बंसीलाल फरियो बोला रहा लुगाई यारी थी सूत्र ही वकड़ा गई हुआ के कहो था तुम बोले बाल बुड़ नु आ रही है, बोले जो तो गई आपने गाड़ी दे के, बोले काम के कहो थी नु, बोले सुनील दत्त की समाधि हर, बोले उस पर 1.5 किलोमीटर तक का, बोले निरी झाड़ी झाड़ी है, अरवा नु को थी उन झाड़िया ने कटवाए दो, बोला बोले अच्छा यू काम था के, बोला भाई तुरंत जा SK मिश्रा प्रधान सचिव आदि, बोले इब्बे जा सारा सौदा करके तड़का उनके, बोले तड़का सवेरे समाधि पर फूल चढ़ाना होंगे, रात रात में 1.5 किलोमीटर के इलाका में सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, बोले
वह तो कह के बिगी, अब चंडीगढ़ तक गए नहीं तड़कन सवेरे 9 बजे समाधि पे फूल चढ़ान, रात रात सड़क बनी पाई 1.5 किलोमीटर में। बागाड़ी ने उसने भी कौन मेरा किसने बताया दिया यू। आपातकाल के बाद में चौधरी बंसीलाल राज्यसभा के सदस्य बनाए गए, ओड़े राज्यसभा में वहां पहुंच रही तनुज ने मतलब राज्यसभा में बराबर कुर्सियां बैठे, जिक्र बेरा पटिया भाई वो हरियाणा का है। बोले हरियाणा में तो एक बड़ा मूर्ख मुख्यमंत्री था, बोलिया अडक्षा था, बोले मैं ऐसे ऐसे मिलने गई थी, 3 घंटे मिल के बोले उसने मेरा काम में कौन कराया, 3 घंटे मिले बोले मैंने मिलने तो नेट गया। नु बोले आपका काम तो हो गया होगा, झाड़ी कटवाने की कही थी और रोड बनवा दिया। नु बोले फिर मिला क्या था, कौन बोले ये मिलने मैं हूं। ऐसे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। देखो भाई नेक्स्ट केस का प्रश्न का उत्तर हो गया, गियरसन ने हरियाणवी भाषा क्या कहा, बांगरू, कोरवी, मेवाती या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए शाबाश। देखो आधिकारिक भाषा हिंदी है 1969। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, शायद आपने किसी किताब के अंदर नहीं पढ़ा होगा। हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया था? हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया था? 1969 के अंदर आया था, और इसी एक्ट के तहत तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दिया था। ठीक है, हरियाणा ऑफिशियल जो लैंग्वेज एक्ट जो इसी के तहत तमिल को फिर दूसरी भाषा का दर्जा 69 में दिया। तोड़ा किसने? ओम प्रकाश चौटाला ने 2004 में, यानी 2004 में तमिल जो थी वो आधिकारिक भाषा से हटा दी। बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 में आके पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा हरियाणा प्रदेश के अंदर देने का काम किया है। बात समझ में आ गई? अच्छा हरियाणवी भाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है, बताओ शाबाश। हरियाणवी भाषा जो है, हरियाणवी भाषा का जो है विकास जो है किस अपभ्रंश से हरियाणवी का विकास हुआ है? तो याद रखना सौर सैन्य अपभ्रंश से। ठीक है, सौर सैन्य अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश इससे किसका विकास हुआ है? हमारी हरियाणवी का विकास हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो बांगरू, मुख्य भाषा हरियाणा प्रदेश की बांगरू है, बांगर के अंदर जो बोली जाओ, यमुना के दूर के मैदानों के अंदर जो बोली जाती है बांगरू। एक चीज आपने याद रखनी है, हरियाणा प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा ना, बहुत सारे इसके पाछे नरे तर्क दे हैं। एक सबसे वाजिब तर्क दिया जाओ कि आर्य जब हरियाणा के अंदर आए थे, आर्य, तो आर्यों के आने के कारण इस प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा, और आर्याणों से बदल करके इसका नाम फिर क्या हो गया? हरियाणा हो गया। ऐसे एक बहुत तकड़ी थ्योरी आजकल काम कर रही है। ठीक है, अब आर्यों की मूल भाषा भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि आर्यों की मूल भाषा कौन सी थी? बोले हरियाणवी बोलिया करते आर्य। एक थ्योरी काम कर रही है, हो सकता है आपसे पूछ लें, वो अलग बात है, कुछ बहुत सारे विद्वान ऐसा कहने का काम करते हैं। ठीक है, तो बांगरू जो भाषा जो है, इसी बांगरू भाषा का डॉक्टर गियरसन ने क्या कहा कि हरियाणवी जो है बांगरू ही हरियाणवी है। 11 प्रकार के हरियाणवी बोली जाती, कदे टेम लगा फिर आप जिक्र करेंगे, आज समय की अभाव हमारे पास में। ठीक है, कोरवी, कोरवी कड़ा बोली जाओ है, अंबाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र जो है, यहाँ कौन सी भाषा बोलने का काम किया जाता है? कोरवी बोली जाती है। अंबाड़ा के आसपास का जो एरिया है, उत्तर प्रदेश तक चले जाओ आप, कौन सी भाषा बोली जाती है? कोरवी बोली जाती है। मेवाती, मेवात के क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। पलवल में बोली जाओ है, फरीदाबाद के अंदर मेवाती बोली जाती है। ठीक है, पलवल फरीदाबाद के इलाके के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, बोला ओ दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए, इसके लेखक कौन है? आईटीआई प्लास्टिक ऑपरेटर 2021 के अंदर पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई। देखो, ओ दीपक तुम जलते रहना, सबसे पहले भाई उदय भानुवंश, हरियाणा का प्रथम राज्य कवि के रूप में हम किसको जानते हैं? प्रथम राज्य कवि उदय भानुवंश। हरियाणा के दूसरे हिंदी के राज्य कवि कौन है? खुशीराम शर्मा। खुशीराम शर्मा दूसरे हिंदी के राज्य कवि है। ठीक है, इनकी बहुत सारी किताबें हैं। संत सिपाही आपने एक रचना इनकी बहुत फेमस है, संत सिपाही। ठीक है, भेड़िए, ये नए लोग। ठीक है, ये भेड़िए, ये नए लोग। और इनको हरियाणा का क्या कहा जाता है? इनको हरियाणा का रुबई सम्राट किसको कहा जाता है? उदय भानुवंश को हरियाणा का क्या कहा जाता है? हरियाणा का रुबई सम्राट किसको कहा जाता है? उदय भानुवंश को हरियाणा का। ठीक है, हंस मुक्तावली, हंस मुक्तावली, संत सिपाही, संत सिपाही। ठीक है, ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं, प्रथम राज्य कवि संत सिपाही, भेड़िए, हंस मुक्तावली, संत सिपाही, सारी की सारी रचनाएं किसकी? इन्हीं की है। और इनको क्या कहा जाता है? रुबई सम्राट के रूप में इनको उपाधि दी गई है। ठीक है, देवी सिंह काट दीजिए, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है देवी सिंह के बारे में, कभी पढ़ा नहीं है। दयाचंद मायना, हरियाणा का आंसू कवि किसको कहा जाता है? दयाचंद मायना को। हरियाणा प्रदेश का जॉन मिल्टन किसको कहा जाता है? 1915 के अंदर हरियाणा के रोहतक जिले के वाल्मीकि परिवार के अंदर जन्मे महान साथी
दादा दयाचंद मायना, नमन करता हूं ऐसे महान व्यक्ति को। सुभाष चंद्र बोस का किस्सा बहुत फेमस है। हरियाणा का राष्ट्रीय कवि दर्जा प्राप्त कौन है? एकमात्र कवि जिसको राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त किसको है? दयाचंद मायना। मनोहर खट्टर सरकार को मैं बधाई देता हूं कि दयाचंद मायना की सूद लेने का काम किया और इनके नाम के ऊपर दयाचंद मायना साहित्य पुरस्कार शुरू किया। और दयाचंद मायना साहित्य पुरस्कार जो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, उसमें इनामी राशि कितने हैं? 2.5 लाख रुपए इनामी राशि दयाचंद मायना साहित्य अकादमी के तहत दी जाती है। दयाचंद मायना पुरस्कार के तहत महेंद्रगढ़ जिले के शमशेर कौशल्या को दिया गया पहला यह पुरस्कार, ठीक है। शमशेर कौशल्या जो है महेंद्रगढ़ जिले के, इनको दादा दयाचंद मायना का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। और इनामी राशि कितनी है तो आपने याद रखना है 2.5 लाख रुपए जो है दयाचंद मायना पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपए शमशेर कौशल्या को। जैसे फौजी जाट मेहर सिंह जो थे सेना केंद्र थे, ये भी 1941 से लेकर के 1947 तक जो है भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं। 1941 से 1947 ये जो ओ दीपक तुम जलते रहना, ये मुरारी लाल शर्मा नीरस की रचना है, ठीक है। मुरारी लाल शर्मा नीरस जो है ये इनकी रचना है, मुरारी लाल शर्मा नीरस की, ठीक है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम में आज जे दूंगा बस सारे की सारी जो आपने जितने जितने इसमें बोर्ड में पड़ी हैं, या दिखाई दूं आपने, या पेन ड्राइव जमा 250 रुपए फूक के इसके ऊपर, और आज इसमें गाय लेके दे दूंगा, तो चिंता ना करो, ठीक है भाई। जिसने भी अपनी तैयारी परखनी है, प्रैक्टिस सेट दिए गए 15 प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी के, ये किताब आप कहीं से भी ले सकते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में आपको मिलेगी। 20-21 दिन या 25 दिन जितने भी रहेंगे बस जी जान ला दो बस। इबका नौकरी और ब्याह धनु काम 2023 में करवाने। हरियाणा में उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार बताइए कौन सा है? बताइए शाबाश भाई। ब्लैक के तो नौकरी ठीक से नहीं, मैं असले नहीं है ब्याह करेंगे, मैं भी रिश्ता पर के देखा करेंगे। बताओ शाबाश। मुंशीलाल गुमानी पुरस्कार, देखो भाई शुरू में उर्दू साहित्य के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहा, तो 2-3 चीज आपने याद रखनी है भाई। मुरारी लाल जो नीरस जो थे, उनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के कोका गांव के अंदर हुआ था, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, ठीक है। उर्दू साहित्य अकादमी का जिक्र यहां पर हो रहा है, ठीक है। उर्दू साहित्य अकादमी, उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना फटाफट बताओ कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985। 22 दिसंबर 1985 को उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है? हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो क्या है? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता, ठीक है। निर्देशक कौन है फिलहाल हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का? तो नरेंद्र सिंह जो है वो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के क्या है? निर्देशक है, ठीक है। पत्रिका कौन सी इसकी? जमुना तट, ठीक है, जमुना तट। और दूसरी एक और पत्रिका जमुना तट के अलावा कौन सी है फटाफट बताइए? जमुना तटीय उर्दू भाषा के अंदर निकाली जाती है। दूसरी कौन सी है? उर्दू दिशा। उर्दू दिशा नामक पत्रिका भी हरियाणा इसी की उर्दू साहित्य अकादमी के है। ये देवनागरी लिपि मतलब ये हिंदी में निकाली जाओ या उर्दू में निकाली जाओ जमुना तट, इन दोनों की यह चीज देखनी है, ठीक है। नेटवर्क इशू आपका होगा यार, क्लास सबकी सही चल रही है, कोई इशू नहीं आ रहा किसी का, उसका 1-2 बच्चे का हो जाओ। देखो भाई सबसे पहला सम्मान है उर्दू का फकर ए हरियाणा सम्मान, ठीक है, फकर ए हरियाणा। ये जो फकर ए हरियाणा सम्मान जो है उर्दू साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए दिया जाता है। इनामी राशि कितने रुपए है? 5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पुरस्कार कौन सा है? हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार जो है राष्ट्रीय सत्र के ऊपर, राष्ट्रीय सत्र के ऊपर हरियाणा प्रदेश का नाम जो है उर्दू में चमकाने वाले को मिलता है हाली पुरस्कार। और हाली पुरस्कार के तहत इनामी राशि कितने रुपए है? 3 लाख रुपए इनामी राशि है। मुंशीलाल गुमानी पुरस्कार, मुंशीलाल गुमानी जो है इसने दे दिया, चल प्रश्न ठीक है, किस हिसाब से दिया मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जो है मुंशीलाल गुमानी पुरस्कार किसको दिया जाता है? उर्दू में जो बेहतर उपन्यास जो लिखा है, उपन्यास, ठीक है, उर्दू उपन्यास के लिए मुंशीलाल गुमानी पुरस्कार के तहत भी उर्दू उपन्यास के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं उर्दू उपन्यास के लिए, ठीक है। मुजफ्फर हुसैन बर्नी पुरस्कार भी दिया जाता है। मुजफ्फर हुसैन बर्नी पुरस्कार, हुसैन बर्नी पुरस्कार ये किसके लिए दिया जाता है? ये उर्दू कविता के लिए दिया जाता है मुजफ्फर हुसैन बर्नी पुरस्कार। और इसमें भी इनामी राशि कितने रुपए दी जाओ है? 1 लाख रुपए दिए जाओ है। महेंद्र सिंह बेदी उर्दू पुरस्कार में भी इनामी राशि कितने रुपए है? 1 लाख रुपए जो है महेंद्र सिंह बेदी उर्दू पुरस्कार के तहत भी इनामी राशि कितनी है? 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। ख्वाजा अहमद अब्बास पुरस्कार, ख्वाजा अहमद अब्बास पुरस्कार,
ख्वाजा अहमद अब्बास पुरस्कार, फटाफट बताइए शाबाश। ख्वाजा ख्वाजा अहमद अब्बास पुरस्कार, अहमद अब्बास पुरस्कार, ख्वाजा अहमद अब्बास पुरस्कार उर्दू गद्दे के लिए दिया जाता है, उर्दू गद्दे के लिए। और इसके तहत भी राशि कोई आपसे पूछता है, ख्वाजा अहमद अब्बास जो है, भाई दूसरे प्रश्न पूछ लो। अगर आपने इसमें सारी चीजें कवर होने लग रही है आपकी, क्यों बड़ा को करो, टाल कर दूंगा। अदब इंतकाल एक और पुरस्कार दिया जाओ भाई, 1 लाख रुपया अदब इंतकाल में मिला है, वो बाल साहित्य के लिए दिया जाओ, ठीक है। तो उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता के लिए एचएसएससी ने इस प्रश्न का सही उत्तर जो है मुंशीलाल गुमान पुरस्कार मान्य है। जबकि मेरे अकॉर्डिंग जो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आलिफ फकर हरियाणा सम्मान होना चाहिए था, ठीक है। यानी अब एचएसएससी ने सही मान्य है, लेकिन अगर ऑप्शन में मुंशीलाल गुमानी ना हो, फकर हरियाणा हो, तो फकर हरियाणा करियाणा, दोनों हो तो फिर आप फकर हरियाणा के साथ में जाना, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पैरा ओलंपिक खेल जो है, पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये नाम आपने फटाफट बताना है। एक अभ्यास हुआ था भारत और एक देश के बीच में, जायद तलवार अभ्यास, जायद तलवार अभ्यास किस किस के बीच में हुआ था? फटाफट बताइए बस। जायद तलवार अभ्यास किस किस के बीच में हुआ था? भारत और यूएई के बीच में, भारत और यूएई के बीच में जायद तलवार अभ्यास किस किस की सेनाओं के बीच में हुआ था? तो भारत और यूएई की सेना जो इनके बीच में जायद अभ्यास हुआ था। मालाबार 2023 के अंदर किन किन सेनाओं के बीच में अभ्यास हुआ था? युद्धाभ्यास मालाबार 2023 कौन से देशों के बीच में अभ्यास हुआ था? बहुत बढ़िया भाई, आद्या का गलत उत्तर, आद्या का ठीक है इस प्रश्न का। मालाबार अभ्यास के अंदर कौन से 4 देश हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। एयूएस लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया एयूएस। मालाबार अभ्यास के अंदर भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश शामिल है, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले आ जाओ ममता खरब। ममता खरब को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। हरियाणा भारत की हॉकी की पूर्व में कैप्टन रही है, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर इन्होंने पदक जिताने का काम किया था ममता खरब के द्वारा, ठीक है। वर्तमान में शायद हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी के पद के ऊपर है। 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो है गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया था, इसलिए जो है इनको क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल कहा जाता है। और शायद इन्होंने चक दे इंडिया फिल्म के अंदर जो कोमल चौटाला का रोल भी शायद इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। नंबर 2 आता हमारे हिसार जिले की बेटी गीतिका जाखड़, कुश्ती की बहुत बड़ी प्लेयर, इनको भी जो है फिलहाल जो है ये भी हरियाणा पुलिस के अंदर सेवारत है। तीसरा नंबर आता है सीमा पुनिया अंतिल। सीमा पुनिया अंतिल के बारे में कोई जानता है? किस चीज की खिलाड़ी है? गीतिका जाखड़ कुश्ती की खिलाड़ी है। ममता खरब किसकी खिलाड़ी है? हरियाणा की हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ये डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी, ठीक है, डिस्कस थ्रो की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ये बाजो भाई दीपा मलिक। दीपा मलिक के द्वारा कौन सा पदक जीतने का काम किया गया था? दीपा मलिक के द्वारा 2016 के रियो ओलंपिक के अंदर। पहले तो बताओ किस खेल से संबंध रखती हैं दीपा मलिक? अवनी लखेरा ऑप्शन में नहीं है, अवनी लखेरा आपने याद रखना है। अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक खेलों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाली पहली महिला है। ओलंपिक खेलों के अंदर, पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर गोल्ड मेडल दिलाने वाली भारत की पहली महिला पूछ ले आपसे, उत्तर क्या हो जाएगा? अवनी लखेरा हो जाएगा, ठीक है। शूटिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया भारत को, बात समझ में आएगी। और पैरा ओलंपिक खेला में पहला महिला के द्वारा पदक पूछ ले आपसे, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दीपा मलिक हो जाएगा। शॉर्ट पुट की खिलाड़ी हैं और रजत पदक 2016 के रियो ओलंपिक के अंदर इन्होंने जीतने का काम किया था, ठीक है। बात समझ में आएगी, बात समझ में आएगी। दीपा मलिक जो है पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर पदक जीतने वाला लिख क्या है? नू पूछे नहीं कि गोल्ड मेडल जीतने वाला पैरा ओलंपिक खेलों में पहले महीना अवनी लखेरा, ठीक है। अवनी लखेरा शूटिंग के अंदर गोल्ड जीता था, लेकिन पहला पदक जो था वो दीपा मलिक के द्वारा शॉर्टपुट रियो ओलंपिक 2016 के अंदर जीतने का काम किया था। बात समझ में आगी? आगी, चलो भाई आगी तो शाबाश। मालाबार अभ्यास 4 देशों के बीच में, जायद इन 2 देशों के बीच में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पे रहते हुए हो गया था? ठीक है, जैसे भारत के 2 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे जो थे फखरुद्दीन अली अहमद। 2 मुस्लिम राष्ट्रपति थे देश के, और दोनों जो हैं पद पे रहते हुए दोनों की मृत्यु हो गई थी, दोनों की। 1 मिनट पानी का गिलास ले हम। थैंक यू भाई जयदीप।
बस ए कह रहे हैं बहुत सारे। बीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती पश्चिमी बंगाल से संबंध रखते थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अच्छा, भारत की सेना ने एक तो गरुड़ अभ्यास किया है, गरुड़ 20, ठीक है, एक वरुण अभ्यास किया है, गरुड़ और वरुण, ये दोनों अभ्यास जो है किस देश की सेना के साथ करें, तब तक मैं इस प्रश्न के ऊपर आ जाऊं, मैं उत्तर। बीएन चक्रवर्ती। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल रहे वो कौन है? बीएन चक्रवर्ती हैं। लगभग 10 साल तक रहे, 1967 से लेकर के 1977 तक हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल थे। संबंध किस राज्य से है? वेस्ट बंगाल से है। भिवानी में इनके नाम से वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, बीएन चक्रवर्ती नहर भी है, ठीक है। के बात याद रखनी है, सर्वाधिक सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? बीएन चक्रवर्ती का सबसे लंबा कार्यकाल है। पहला राष्ट्रपति शासन जो था वो किसका टाइम पर लगा था? तो बीएन चक्रवर्ती जो है, इन्हीं के शासनकाल के अंदर जो है क्या लगा था? पहला राष्ट्रपति शासन जो था इन्हीं के नाम के ऊपर, इन्हीं के कार्यकाल के अंदर लगा था 1967 के अंदर। अच्छा, कार्यकाल पूरा करने वाला हरियाणा का पहला राज्यपाल, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल। अमूमन जो है राज्यपाल का कार्यकाल जो आप निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहता है, लेकिन फिर भी एक धारणा होती है 5 साल की, यानी 5 साल पूरे करने वाला हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन है? तो याद रखना बीएन चक्रवर्ती, सबसे लंबा कार्यकाल, इनके नाम से नहर बनाई गई, और कार्यकाल और भी लंबा होना था चक्रवर्ती साहब का, लेकिन कहते हैं कि 1976 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी पद पर रहते हुए मरने वाला हरियाणा का राज्यपाल कौन है? बीएन चक्रवर्ती। अब एक चीज है, किसी भी राज्यपाल की पद के ऊपर रहते हुए मृत्यु हो जाओ तो तुरंत तो किसी को नहीं बना सकते, इसलिए तब कार्यवाहक राज्यपाल कौन बन जाता है? जो उस समय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, वो हरियाणा का राज्यपाल, किसी डेथ होगी ना स्थानांतरण में, उस टाइम पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, कौन थे? रणजीत सिंह नरूला। और रणजीत सिंह नरूला जो थे कार्यवाहक राज्यपाल बनने वाले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे। बात समझ में आ गई आपका? आगे होगी, यानी कार्यवाहक राज्यपाल बनने वाले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो रणजीत सिंह नरूला जो थे वो पहले चीफ जस्टिस थे। जय सुखलाल हाथी जो थे गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है, 1976 से लेकर के 1977 तक, 1976 से 1977 तक जो है, 1977 से लेकर के इसके इनके बाद में बने थे, नरूला के बाद में 1977 से रहे थे। जय सुखलाल हाथी की आपने एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का मैं सोचूं कार्यकाल गलत लिखवा दिया ना, कौन सा है बताना। 1967 से लेकर के 1976 तक वो रहे थे, 76 में डेथ हुई थी, ठीक है। इसके बाद किसको बनाया गया था? रणजीत सिंह नरूला कार्यवाहक बनाए गए थे, और 1976 से लेकर के 1977 तक कौन रहे थे? जय सुखलाल हाथी रहे थे। एक अक्षर की गलती से सारी सीरीज गड़बड़ा जाओ, सारे राज्यपाल लेंगे, फिर दिमाग तक गड़बड़ कैसे हो गया, ठीक है। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कि पहली बार इनके टाइम पर, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 के अंदर। उस समय हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय जय सुखलाल हाथी जो थे वो हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल थे, ठीक है। सरदार हरचंद सिंह बराड़, एसएच बराड़, ये पंजाब के पूर्व में 5वें ब्रांच 6ठे सीएम हुआ करते थे, लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, लगभग 9 साल के आसपास। तो पद पर रहते हुए जिसकी मृत्यु हुई थी वो कौन है? बीएन चक्रवर्ती, ठीक है। तो जो है भाई गरुड़ और वरुण, ये दोनों जो है किसके साथ हुए हैं? तो याद रखना दोनों के दोनों अभ्यास किस देश की सेना के साथ हुए हैं? तो आपने याद रखना है फ्रांस के साथ में दोनों के दोनों अभ्यास हुए हैं, ठीक है। मैराथन भाई करंट अफेयर की लेऊंगा, ठीक है, मैराथन करंट अफेयर की क्लास लेऊंगा 1, 2, 3 सितंबर के बीच बीच में, टाइम आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। शाम ने मतलब 6 बजे मान के चलो, 6 बजे या 7 बजे शुरू करेंगे, 10-11 बजे तक 2 साल के करंट अफेयर नमेड़ दूंगा सारे के सारे। जबरदस्त तरीके से टाइप होने लग रही है, पीपीटी बनने लग रही है उसकी। लब देखो, हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग कर दिया जाए और दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को इसके साथ मिलाकर के एक नया राज्य बनाया जाए। यह 1932 में कथन किसके द्वारा किया गया था? पीटर एवी मशीन। 14 अगस्त 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पंडित नेकीराम, संदेश नामक समाचार पत्र जिन्होंने निकाला था, ठीक है, संदेश नामक समाचार पत्र निकालने का काम किया था। 625 एकड़ जमीन जब ये दे रहे थे तो लेने से मना कर दिया। चौधरी बंसीलाल 1927 के अंदर भिवानी के गोलागढ़ गांव के अंदर जन्म हुआ। हरियाणा प्रदेश का लौह पुरुष कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। आपातकाल के दौरान भारत के रेल मंत्री भी बने थे। देश बंधु गुप्ता,
देशबंधु गुप्ता का जन्म जो है लगभग कोई 1900 बताओ है, कोई 1901 बताओ है। 1900 या 1901 के अंदर जो है हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर देशबंधु गुप्ता का जन्म हुआ था। देशबंधु की उपाधि किसने दी थी? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा देने का काम किया था। श्रद्धानंद वो व्यक्ति जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया था, जिन्होंने सबसे पहला गुरुकुल जो था कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना करने का काम किया था स्वामी श्रद्धानंद। उन्होंने इनको देशबंधु की उपाधि से नवाजने का काम किया था। इन्हीं के द्वारा ये बात कही गई थी। लाला राजपत राय से प्रभावित होकर के, ठीक है, लाला राजपत राय जो है उनसे प्रभावित होकर के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कूदे थे, लेकिन विडंबना बिरानी के करवा दिया। कंप्यूटर को न्यावडी के रूप में भाई, ठीक है, विडंबना बिरानी के करवा दिया। 1951 के अंदर दिल्ली विधानसभा के पहले जब चुनाव हुए थे ना, पहले चुनाव में कांग्रेस की सीट के ऊपर चुनाव लड़ा था देशबंधु गुप्ता ने, और सीट भी आ गई थी क्योंकि और को पार्टी खास को नहीं हुआ करती। तय कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने नाम टेक दिया, अनाउंस कर दिया था कि भाई देशबंधु गुप्ता दिल्ली प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे, यूनियन का शासित प्रदेश के। अनाउंसमेंट भी होगी थी। यो बिरानी कलकत्ता के ऐलान भी किया उस टाइम पे। जायज में कलकत्ता बिरान जाओ था, बिरानी आओ था, मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो गया। कहते हैं जहाज हवाई दुर्घटना के अंदर जो है लाला देशबंधु गुप्ता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चौधरी ब्रह्म प्रकाश को दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाता है। चौधरी देवीलाल हरियाणा भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, बड़े महान शख्स, ठीक है। कल बताऊंगा ग्रुप डी का सिलेबस अपना। तो यह बात देशबंधु गुप्ता ने कही थी भाई, ठीक है। 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को किस नाम से जाना जाता था? आईटीआई इंस्ट्रक्टर के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि 1966 में हरियाणा की जो वर्तमान की भूमि जो उसको किस नाम से जाना जाता था? बहुध्यानक। बहुध्यानक हरियाणा को कद कद कया है तो याद रखना योद्धे गणराज्य के टाइम पे, और दूसरा कड़ा कया गया तो महाभारत और योद्धे गणराज्य के टाइम पे हरियाणा प्रदेश का नाम क्या था? बहुध्यानक। किस किस टाइम पे कया गया है? महाभारत के टाइम पे, और दूसरा जो है योद्धे गणराज्य के टाइम पे क्या कहा गया है? इसको बहुध्यानक का कहने का काम किसको कहा गया है? हरियाणा प्रदेश को कहा गया है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा आपसे कि जो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली किस प्रदेश को कहा जाता है? तो वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली या फिर वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? हरियाणा प्रदेश को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। प्रसिद्ध वेद है, वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का नाम क्या है? रज हरियाणे। रज हरियाणा ऋग्वेद के अंदर नाम है। सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो, जीके प्रवीण उड़ान पीडीएफ दे दूंगा, पेन ड्राइव पर 200 रुपये फूक करके आज 250, ठीक है। मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति के अंदर हरियाणा का नाम क्या था? ब्रह्मावर्त, ठीक है। ब्रह्मावर्त मनुस्मृति के अंदर नाम था, ठीक है। इसके अलावा मनुस्मृति के अंदर ब्रह्म ऋषि का प्रदेश भी बताया गया, ठीक है। ब्रह्म ऋषि का प्रदेश भी हरियाणा का नाम मनुस्मृति के अंदर बताया गया है। इसके अलावा मनुस्मृति में ही बर्मा की उत्तर वेदिका के नाम से भी हरियाणा प्रदेश को जाना गया है। बर्मा की उत्तर वेदिका, ठीक है, उत्तर वेदिका के नाम से बताया गया है। सकंद पुराण 9वीं शताब्दी के अंदर था। सकंद पुराण का जो कुमार खंड जो है उसके अंदर क्या कहा गया? अरियाला नाम से। हरियाणा प्रदेश को सकंद पुराण में अरियाला नाम से पुकारने का काम किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताने का काम करो शाबाश। सकंद पुराण का जो कुमारी का खंड जो उसके अंदर हरियाल या फिर अरियाला कहने का काम किया गया है। अरे देखो 1966 से पहले आप किसके हिस्से थे? पंजाब का। कौन सा पंजाब के? पूर्वी पंजाब के हिस्से थे आप। डी बेटा डी। सर जी हरियाणा जी क्या होगी के कंजर आदमी क्यों स्वाद ले है? गला सूख चुका है, पिछले 1.5 घंटे नेट हो गया लगे हुए मेरे को। अरीब ने पूछा हरियाणा जी क्या होगी के? शर्म कर थोड़ी तो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, वर्तमान के हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने जिलों में सोलर पार्क है? एचएसएससी मार्केटिंग असिस्टेंट 20 अगस्त 2021 को यह प्रश्न पूछा गया है, बताइएगा शाबाश। यूं पूछा नहीं हरियाणा जी के क्या ऐसा का ब्याह हो जाए फेर फेर पाछे हो पाछे समान समान लेके आ जाए केवरा बहू ने उड़े छोड़ा हुआ मेरा को नहीं थी बहू भी आकर ब्याह में जानने को नहीं थी। हरियाणा के अंदर भाई जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको हरियाणा सरकार जो है ट्रैक्टर खरीदने पर कितने रुपए की सब्सिडी दे रही है? बताइए शाबाश।
शेड्यूल कास्ट के जो भाई बहन हैं उनको हरियाणा सरकार जे को ट्रैक्टर खरीदना चाहे, उनको जो है कितने रुपए की सब्सिडी हरियाणा सरकार देना चाहती है? फटाफट कमेंट करके बताइए। G20 स्वास्थ्य समग्र सम्मेलन जो था, G20 समग्र स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन करा हुआ था। G20 समग्र स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन करा हुआ था। ये भी अगर आपने किसी की तैयारी नहीं हो रहा तो प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ एमसीक्यू, अगर किसी ने तैयारी करनी तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करता हो, हरियाणा ग्रुप डी का सिलेबस टाइम तक पहले पूरा हो जाएगा। लीसो ऐप के ऊपर जाकर लीसो 25 जो है कूपन कोड आप लगा लियो, लीसो 25% आपने डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई भी टेस्ट सीरीज आपने देखनी है, किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज देखनी है, एक साइट आपने गूगल में लिखनी है www.lisoapp.com। इस पर जाओगे तो 50 डाल की ये सारी देख लो, आरबीआई असिस्टेंट आरबीआई की है, हरियाणा की है, सारा डाल की देख लो, निरिये मिल जाएंगे आपने इसके ऊपर, LIC की है, सारे की सारी मिल जाएंगे। सिर्फ 99 रुपया में 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। 10,000 मॉक टेस्ट आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, 10,000 मॉक टेस्ट आप इसके ऊपर अनलॉक कर सको, कोई भी टेस्ट दोगे उसको आप अनलॉक कर लीजिएगा। अनलॉक करने के बाद में अपना मिल जाओगे, ये साइट है, ये पेपर इसके ऊपर बहुत सारे आप सेंट लियो इसमें, तो जिसने जो जो पेपर देना है। ठीक है, www.lisoapp.com आपने लिखना है। G20 समग्र स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर हुआ था, फटाफट बताइएगा। ये हुआ था अमृता अस्पताल फरीदाबाद के अंदर। अमृता अस्पताल फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद के अंदर G20 समग्र स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था। हरियाणा सरकार जो है अनुसूचित जनजाति के जो भाई बहन है उनको ट्रैक्टर खरीदने के ऊपर 3 लाख रुपए की सब्सिडी देने का काम करती है। कितने रुपए की सब्सिडी देती है? 3 लाख रुपए की सब्सिडी जो है हरियाणा सरकार देने का काम करती है। 3 साल 3 लाख रुपए, सॉरी। ठीक है, 20 जिलों के अंदर हरियाणा के अंदर 16 है। ठीक है, और G20 स्वास्थ्य समग्र सम्मेलन का उद्घाटन जो है अमृता हॉस्पिटल में हुआ था। SC के भाइयों को ट्रैक्टर खरीदने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए देती है, तो आपने याद रखना है। संदीप दबारिया कह रहे कि सर प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था, करनाल वाला भाई। आप एक, हाँ, HTET में काम आओगे बेटा, सारी क्लास से पूरी। अगर आपने सही दिया था तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप मेरे पास भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। उष्ण कटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर या फिर इन सभी जिलों के अंदर? उष्ण कटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं? बताइए से बस। अच्छा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी पीछे, उसमें हरियाणा की 2 छोरियां ने गोल्ड जीते थे। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा की 2 छोरियां ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 में जीते थे। उन दोनों छोरियां का नाम बताओ, क्या था? नीतू गणगस और दूसरा नाम? नीतू गणगस और दूसरा नाम स्वीटी बुरा। अंबाड़ा में नमी के साल के वन हरियाणा में कहां पाए जाते हैं? नमी के साल के वन अंबाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, 26 जनवरी के ऊपर जो 26 जनवरी थी उसमें जो हमारी झांकी जो थी, उस झांकी का नाम क्या था? झांकी नहीं है मूर्ख, झांकी बताओ शाबाश। झांकी का नाम क्या था? नीतू और स्वीटी बुरा बिल्कुल सही। नीतू गणगस भिवानी की है, स्वीटी बुरा हरियाणा के हिसार जिले की है। बताओ शाबाश। हरियाणा के अंदर वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? वन विभाग 7 दिसंबर 1989, और इसका हेडक्वार्टर कर रहा है हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। कंवरपाल गुर्जर वर्तमान समय में क्या है? वन विभाग के प्रमुख है। ठीक है, वन विभाग के कह लीजिए आप मुखिया, आप कह सकते हैं उनको, कंवरपाल गुर्जर को। ठीक है,
नमी के साल के वन पाए जाते हैं। देवदार वन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं? हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर देवदार वन पाए जाते हैं। ठीक है। ढाक के वन कड़ा पाए जाओ? ढाक, तो जिक्र हुआ था ढाक के वन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर जो है ढाक के वन पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ वन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, ये इस तरह के आवड़ा प्रश्न है भाई, जाए तो लिखवाऊं ये। शुष्क पतझड़ वन हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? फटाफट बताओ भाई। शुष्क पतझड़ वन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं? और अर्ध शुष्क पतझड़ वन, शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क पतझड़ वन, अर्ध शुष्क पतझड़ वन, मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन। देखो, नमी के साल के वन अंबाला, देवदार वन पंचकूला, डाक के वन करनाल, शुष्क पतझड़ वन हरियाणा के जींद जिले के अंदर। ठीक है। अर्ध शुष्क हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, HSR लिख लिया, HSR। ठीक है। और मरुस्थलीय वन हरियाणा के अंदर कहां पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वन जो है हरियाणा का जिला है महेंद्रगढ़। ठीक है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर जो है कौन से वन पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। और तक समझ में आएगा सौदा? अर्ध शुष्क हिसार, शुष्क जींद, मरुस्थलीय महेंद्रगढ़ के अंदर, नमी के अंबाला में, डाक के करनाल के अंदर, देवदार वन हरियाणा के पंचकुला के अंदर। ठीक है। अब देखो भाई हरियाणा में सबसे घने वन कौन सा जिला में है? सबसे पहले हरियाणा का जिला PKL पंचकुला, और नंबर 2 पर हरियाणा का जिला यमुनानगर, और नंबर 3 पर हरियाणा का जिला गुरुग्राम। गुरुग्राम। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन इन 3 जिलों के अंदर पाए जाते हैं। कौन से हैं? पंचकुला, यमुनानगर और गुड़गांव। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और सबसे थोड़े ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं? सबसे कम वन हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस जिले में पाए जाते हैं? क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन हरियाणा के पलवल में पाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 2 हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा नंबर आता है हरियाणा के फतेहाबाद जिले का। ठीक है। इब कई बार ऐसा प्रश्न आ जाए है परसेंटेज में। हाँ, परसेंटेज में सब तक कम आओ नहीं, परसेंटेज में इनकी अदला बदली कर लो आप सरी में। जुगर गुड़गांव और मैं बहुआ की क्रिया करें, नू अदला बदली करनी है। परसेंटेज में सबसे कम कड़ा पाए जाओ परसेंटेज में। पलवल ने तो ले आओ 3 नंबर पे, और फतेहाबाद ने ले आओ 1 नंबर पे, और बीच में जींद बैठ दो इसके। कौन आई समझो बात है? प्रतिशत में वन सबसे कम कड़ा। देखो, क्षेत्रफल में सबसे थोड़े कड़ा पलवल है, नंबर 2 पर पानीपत सर, नंबर 3 पर कौन सा हो गया? फतेहाबाद हो गया। बात समझ में आएगी? परसेंटेज में बताने हैं। परसेंटेज में क्या बताना है? परसेंटेज में क्या है? फतेहाबाद तीसरा तो ले आओ 1 नंबर पर, पहलन ले दो, ये तीसरा पर अदला बदली कर लो, और पानीपत की जगह जींद बिठा दो। यानी परसेंटेज में जो कम है जगह को बोर्ड पे, सबसे कम फतेहाबाद, नंबर 2 जींद, नंबर 3 के बच गया पलवल बच गया। और सब तक गणे परसेंटेज में पहला नंबर पर प्रतिशत में भी सही है, नंबर 2 भी सही है, लेकिन प्रतिशत में अगर बात करें तो गुड़गांव की जगह किसका नाम आ जाता है? और फरीदाबाद का नाम आ जाओ अगर आप प्रतिशत में बात करें तो। बात समझ में आएगी? गुड़गांव की जगह किसका नाम आ जाए? फरीदाबाद का नाम आ जाए प्रतिशत में। अच्छा, हरियाणा के 2 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, फटाफट उनके नाम और बता दो। मैंने पद्मश्री अवार्ड हरियाणा के 2 लोगों को, जल्दी से उनके नाम बताइए आप। 2 लोगों को पद्मश्री दिया गया था पिछले दिनों, उनके दोनों के नाम बताने हैं। जिसके पास भी हरियाणा ग्रुप डी की किताब, आप हरियाणा के प्रत्येक बुक डिपो से आपको मिल जाओगी। किताबें दुकान पर नहीं पाती, ऑनलाइन 3 से 4 दिन में आ जाओगी। लीसो ऐप के ऊपर जाओगे, बुक का ऑप्शन मिलेगा, नाम और बाबू का नाम जरूर लिख दियो, घर का दौरा के चीज हवा लिख दियो, 2 से 3 दिन में घर मिल जाओगी। ऐसा मेरा विश्वास है। 65+ जो भी बालक इसके अंदर नंबर ले लेगा, 15 के 15 में ईमानदारी है, नू सिलेक्शन नू जाओगा, नू चप देने नू जबानू। ठीक है। पीडीएफ पे दूंगा, चिंता ना करो। तुरंत बाद जीके परवीन उड़ान चैनल ज्वाइन कर लियो टेलीग्राम का, उसके ऊपर अभी तुरंत बाद वो दे दूंगा अपना। ठीक है। और जो भी साथी भाई जिन्हें ज्यादा प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो आप कर सकते हैं
लीसो ऐप www.lisoapp.com 10,000 मॉक टेस्ट है, 50 प्लस एग्जाम की तैयारी होगी इसके ऊपर, ठीक है। तो लीसो ऐप सभी ने डाउनलोड करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तड़का मिलांगे ठीक 8:30 बजे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग लाइव जुड़े। मेरे को लगभग 1.25 घंटों तक आपने झेला, मेरे को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जाते जाते इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तड़का फिर 8:30 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय हो।